जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आज हम यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत जिस उपन्यास पर चर्चा करने वाले हैं वो है लेखक भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया तमस उपन्यास। मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में लगा है तो तमस उपन्यास आपने जरूर पढ़ा होगा। और उपन्यास अपने आप में सांप्रदायिक विभाजन को आधार बना के 1973 में जिस तरीके से समूचे कालखंड को दिखाता है, उसमें बहुत सारे पलों को आपको देखने को मिलेगा। और इतने भी आपने पहले उपन्यास पढ़ा होगा, फिर भी आप हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस उपन्यास की सामान्य परिचय की वीडियो के बाद भी जो वाचन शैली के रूप में संपूर्ण उपन्यास को हम कराने वाले हैं, उनमें एक बार आप अपना समय ज़रूर खर्च कीजिएगा। निस्संदेह जो दृष्टि आपके उपन्यास को लेकर रहेगी, वो काफ़ी कुछ परिवर्तित हो चुका होगा, इस पूरे वाचन की कड़ी को सुनने के पश्चात। मूल टेक्स्ट वाचन हम इसलिए भी करा रहे हैं क्योंकि एनटीए के क्वेश्चन का आपने पैटर्न देखा होगा, काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरीके से हम यहाँ पे आपको ये उपन्यास जो कराने वाले हैं, यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि जो उपन्यास आपको कराने वाले हैं, तो उपन्यास में जो हमारा एक कराने का तरीका है, उसमें सबसे पहले आपको उपन्यास के बारे में कि जो मूल टेक्स्ट है, उसके बारे में आप देखिए मूल टेक्स्ट आपके कैसे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। मूल टेक्स्ट में आपको किन-किन बिंदुओं को इन्होंने उसमें स्थान दिया है, उसके प्रस्तावना के अंश क्या हो, लास्ट के अंश क्या हो, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या हो, पात्र परिचय जो है और संपूर्ण कथानक को इस तरीके से बताया जाए ताकि आप अभी से पढ़ने के बाद संपूर्ण कड़ियों को लास्ट तक एग्ज़ाम के उसी दृष्टि से जोड़ पाएँ। तो उपन्यास में आपको सिर्फ सामान्य परिचय के वीडियो तक सीमित नहीं रहना है, आपको शुरू से अंत तक साथ देना है। कुछ लाइव क्लासेज आएँगी, कुछ इस तरीके से आएँगी, लेकिन एक विश्वास है, अभी आप लगातार चैनल पे देख रहे हैं, हमने मानस कहन, बाणभट्ट की आत्मकथा, गोदान उपन्यास और इसके पहले झूठा सच हो गया, है ना? आपका बंटी हो गया, काफ़ी कुछ, मैला आंचल, गोदान, सभी उपन्यास लगभग करा दे रहे हैं। कुल आपके पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास है और 13 उपन्यास में हमारा यही एक आपके लिए सहयोग होगा कि हम सबसे पहले सामान्य परिचय के तहत आपको संक्षेप में पूरे उपन्यास का वृत्तांत समझा देते हैं ताकि आगे की कड़ियों को आप अच्छे से लिंक कर पाएँ। बाकी नोट्स खुद आप बना सकते हैं, बराबर आप वाचन शैली में सुनते रहेंगे, नोट्स खुद का क्रिएट करते रहिए। बाकी एक दृष्टि आपको यहाँ पे नोट्स से देखने को मिल भी जाएगा। एक चीज़ और भी बता दें, काफ़ी विद्यार्थी इसमें ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि मैम हम आपसे पढ़ने चाहते हैं तो क्या आपके कोई क्लासेज वगैरह चलता है? तो देखिए, हम वैसे तो बताते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हम शुरुआत में ही आपको बता दे रहे हैं कि ये है मेरा जो क्लास चलता है। और अब कक्षा की विशेषताओं में क्या आप सबसे ज़्यादा ये भी देख सकते हैं कि लगातार आप पढ़ रहे हैं तो उससे बहुत कुछ आपको आइडिया हो जाता होगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, है ना? ये है 87 65 0 85 310। आप यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करके अगर आपको लेना है क्लास तो रात को 10 बजे चलता है, डेमो क्लास में आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, जर्नी में सहायक है, आपको मेरी लैंग्वेज बोलने की सारी चीज़ें सैली समझ में आती है, तो हम यही कहेंगे कि आपको टाइम देना चाहिए। आगामी 2-3 महीने में आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, मूल टेक्स्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मूल टेक्स्ट तो हम यहाँ पे करा सकते हैं, लेकिन वो जो जीवन दृष्टिकोण होना चाहिए कि क्या किस एंगल से सोचना, उसके शॉर्ट नोट्स क्या होने चाहिए, की पॉइंट्स लास्ट तक एग्जाम में गाइडेंस क्या होनी चाहिए, तो काफ़ी कुछ आपको एक दृष्टि मिलेगी कि किस तरीके से हमें नेट को क्वालिफाई करना है। लगातार क्वालिफाई करने का एक अनुभव भी रहा है, तो ये एक आपको संक्षेप में जानकारी दे दे रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर वो होता है कि आप पूछते हैं और मेरा कुछ ऐसा लिंक नहीं कि हम फिर आपको बता पाएँ। तो हम सीधे ज़्यादा देर ना करते हुए अपने उपन्यास पे आते हैं। ये उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। देखिए, फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि जिस लेखक ने ये उपन्यास लिखा है, तो कोई भी चीज़ ना जब हम पढ़ते हैं तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति है कौन? जिसने उपन्यास के इतने गहरे मर्म को समझा है, दर्द को समझा है और इतने अच्छे शब्दों में उसको बयाँ करने की कोशिश की है। तो ये है भीष्म साहनी जी। और भीष्म साहनी जो लेखक हैं, इनका जन्म बताया गया है कि रावलपिंडी, पाकिस्तान में 1915 की बात है, 8 अगस्त 1915। या आप ये कह सकते हैं कि 1915 यानी गांधी जी का एक तरीके से अफ्रीका से भारत में आगमन। अब एक ऐसी स्थिति, रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ। हिंदी संस्कृत के प्रारंभिक शिक्षा घर में हुई, स्कूल में उर्दू अंग्रेजी गवर्नमेंट कॉलेज से, और लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, फिर पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। और देखिए, बंटवारे से पूर्व थोड़ा व्यापार, साथ ही साथ मानद यानी ऑनरेरी अध्यापन, बंटवारे के बाद पत्रकारिता हो, इप्टा नाटक मंडली में काम करना हो, ये यहाँ तक कि ऐसी भी स्थिति लेखक ने देखी है कि बम्बई में बेकारी और फिर अम्बाला में कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन किया। इसके बाद ये अस्थायी रूप से
से दिल्ली विश्वविद्यालय की जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का प्राध्यापन किए। इस बीच लगभग 7 वर्ष इन्होंने विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के रूप में काम भी किया। अपने इस प्रवास काल में इन्होंने रूसी भाषा का यथेष्ट अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया। करीब 2.5 साल नई कहानियों का सौजन्य संपादन किया। प्रगतिशील लेखक संघ आप ये 1935 में देखते हैं कैसे सज्जाद जाहिर और मुल्क राजा आनंद मिलके और यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। तो ये प्रगतिशील लेखक संघ जो है संपादन के उसमें ये भी रहे और अफ्रीका प्लस एशिया लेखक संघ से भी ये जुड़े रहे। तो हम जब किसी के बारे में पढ़ लेते हैं ना कि जैसे आपको मुझसे ही पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या सच में अगर लिटरेचर पढ़ा रहा है तो लिटरेचर के बारे में इसको जानकारी है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या सच में इसने उस चीज़ में थोड़ी बहुत मतलब कि एक दक्षता हासिल की कि नहीं। इसलिए लेखक की पृष्ठभूमि से समझने से पहले उनके कृतित्व का आधार देखना ज़रूरी होता है। अब भीष्म साहनी जी को आपने देखा कि कितने विविध स्थलों पे देख रहे हैं उनका कितना जुड़ाव रहा है अलग-अलग संस्थाओं से हिंदी के साहित्य के संदर्भ में, उनकी सेवा के संबंध में, तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ सॉलिड ही होगा। अब जैसे इनकी प्रकाशित पुस्तकों के बारे में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती रात, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, झरों की कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर, माधवी, हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, संपूर्ण नाटक 2 खंड में, है ना? कई बार ये मैया दास की माड़ी वगैरह पूछा गया, इन्हीं की रचनाएँ हैं। आज के अतीत, गुलेल का गाल, ये सभी। सम्मान भी इनको काफ़ी मिला है। हालाँकि जो तमस उपन्यास है इसको तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, हिंदी अकादमी मिला, दिल्ली का सलाखा सम्मान मिला, साहित्य अकादमी के महत्तर सदस्य भी रहे और इनका निधन जो है जुलाई 2003 में हुआ। अब आगे देखते हैं तो बलराज जी के लिए यहाँ पे इस तरीके से पुस्तक में आपको देखने को मिलता है बलराज जी के लिए, है ना? अब जो है इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन हम जो है सबसे पहले आपको उपन्यास के संदर्भ में कुछ बातें बताना ज़रूरी समझते हैं। जब भी हम उपन्यास पढ़ते हैं ना तो उपन्यास में कुछ चीज़ों को आपको देखना है कि क्या उपन्यास वो सही से जिस स्थिति में आप देखना चाहते हैं कि उपन्यास कहानी के कुछ तत्व होते हैं। जैसे उपन्यास हो कहानी हो, वो कुल 6 तत्वों से मिलकर बना होता है ना? उसमें क्या होता है एक आपको पूरे प्लॉट दिया जाता है, कथा वस्तु रहेगा, फिर उसमें कुछ आपको चरित्र देखने को मिलेंगे, फिर उनमें कुछ संवाद स्थापित होंगे, देश काल वातावरण होगा। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि आपको उपन्यास में 6 तत्व क्या देखने होते हैं। एक पूरा प्लॉट है तमस उपन्यास का कैसे सांप्रदायिक विभाजन के आधार को बनाकर और पूरी घटनाओं को एक कथानक के रूप में ढाल के रखा गया है। अब उसमें आप देखेंगे कि अलग-अलग चरित्र हैं, चाहे नत्थू संवाद के रूप में हो, हयात बख्श हो या और भी आपको बहुत सारे चरित्र देखने को मिलेंगे। चरित्र के साथ वो चरित्र कब बात करा, किस वातावरण में करा है, भयावह दंगों के समय है या प्रभात फेरी का समय है, कौन-सी काल और वातावरण में जैसे ये जब उपन्यास लिखा गया होगा 1973-75 का दौर क्या रहा होगा? भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश में क्या स्थितियाँ रही जिनको हम एक तरीके से कह सकते हैं देश, काल, वातावरण। इसके बाद भाषा शैली किस लैंग्वेज में लिखा गया है और इसको लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है? लेखक हमें बताना क्या चाहता है? तमस उपन्यास पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है? क्या आप सच में 1973 का वो भारत, 75 का वो लोगों की जो इच्छा आकांक्षा धूल में मिटते हुए मानवता का त्रासद रूप देखने की इच्छा आकांक्षा को रखते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है तमस पढ़ने के बाद वो चीज़ें आपके समक्ष किसी न किसी रूप में यानी बिंब के रूप में तो ज़रूर आएगा। तो एक उद्देश्य होता है। तो ये 6 तत्वों को ध्यान में रख के ही कोई भी उपन्यास पढ़ा जाता है। उपन्यास का स्वरूप व्यापक होता है, जीवन के ज़्यादा ही निकट होता है और सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि ये युग की गतिशील पृष्ठभूमि का आधार बनाता है। युग परिवेश का यथार्थ चित्रण करता है कि सच में अगर आपको 1973-75 के दौर का भारत देखना है, तो पढ़ो तमस उपन्यास को और उपन्यास के हर एक अंश में वो भारत उस समय का झलकेगा। आप तब नहीं थे, ये पुस्तक के रूप में ही हमारे समक्ष आता है और हमारे लेखक उनको कलमबद्ध करके हमारे समक्ष रखते हैं। और यहाँ पे अब ये उपन्यास के बारे में बताते हैं। ये जो तमस उपन्यास है ना, ये 1973 में लिखा हुआ भीष्म साहनी जी का जो तमस उपन्यास है, ये सांप्रदायिक ढंग तथा भारत-पाकिस्तान विभाजन यानी भारत और पाकिस्तान का जब ये निर्धारित हो जाता है 1947 में कि भाई अब जो है एक साथ भारत और पाक नहीं रह सकते, सांप्रदायिक आधार पे विभाजन हो रहा है। तो आप स्थिति समझिए ना कि आपके घर का एक द्वार पता लगा, सुबह उठ रहे कि पाकिस्तान में है, ये पूरा भारत का ये पूरा आधा द्वार आपका हिंदुस्तान में है। आप बिल्कुल अपने आप को चिथड़े जैसा महसूस करते हैं। कल को जो पड़ोसी आपका बिल्कुल अपने पास भारत में था, आज वो सुबह कर लग रहा है तो यहाँ से पता लग रहा है कि रेड क्लिप लाइन खींच दी गई कि आप पाकिस्तान हो गए, हम हिंदुस्तान हो गए। आपके नियम कानून अलग हो गए, मेरे नियम कानून अलग हो गए। वो भयावह मंज़र बहुत ही दुखदाई मंज़र था। तबस उपन्यास जो है 73 में जब इन्होंने लिखा भीष्म साहनी जी ने
तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारी घटनाओं का जिक्र आपको आएगा। सुअर मारने की घटना, सांप्रदायिक नफरत की आग, ईर्ष्या, घृणा, मारकाट, खून, अत्याचार, बलात्कार, ढेर सारी घटनाओं का भरमार है। साथ में आपको कुछ-कुछ पक्ष कहीं-कहीं मानवीयता, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा ये सभी घटनाएँ देखने को मिलेंगी। जैसे आप जो पढ़ते हैं यशपाल जी का झूठा सच उपन्यास, वो विभाजन की त्रासद स्थिति, उसमें सब परेशान हैं, चाहे आप स्थिति देखो, तारा का देखो, जयदेवपुरी का देखो, कनक का देखो, सब बिखर गया है, पल भर में सब बिखर गया है। 73 में जब ये तमस लिखा था इन्होंने सांप्रदायिक ढंग को केंद्र में रखे, तो 75 में इसको साहित्य अकादमी नवाजा गया और इसमें भीष्म जी ने जिस विभाजन के दुर्भाग्यपूर्ण करुण इतिहास को जिया है ना, उसे तमस के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तमस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? तमस का मतलब है अंधकार। वो कालखंड 73 का अंधकार का काल था। जब 75 में इसको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया, तो निसंदेह ये ऐसे उपन्यासकारों को और ऐसे उपन्यासों को सबके समक्ष रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें भीष्म जय ने तमस के माध्यम से धार्मिक आडंबर, मिथ्या आदर्श, झूठे सिद्धांत, गैर सांप्रदायिक, सामाजिक सारी दृष्टिकोणों को एक साथ यथार्थ धरातल पर रख दिया है। कैसे एक समय होता है धर्म के आडंबर से मनुष्य कमजोर हो जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में अपने भाई-भाई को बांट लेते हैं और कत्लेआम खून पर वो उतारू हो जाते हैं। ये भी नहीं समझते कि हम लोग परमात्मा के परम ब्रह्म के अंश हैं। वो बहुत सारे झकझोर देने वाले दृश्य आपको पूरे उपन्यास के दौरान तमस में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भारतीय समाज जो जनजीवन है ना, जिनको हम कहते हैं हमारा कंट्री सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, सब कुछ ताक पे रख दिया गया। लोग समाज में संप्रदायों में बंट गए। बाहरी शक्तियों के आक्रमण हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए, रिश्ते बनते बिगड़ते, अलगाव, बिखराव सब कुछ देखने को मिलेगा। एक दारुण स्थिति देखने को मिलेगी, भयानक परिणाम समाज को भोगना पड़ा था उस समय। तो तमस शब्द जो है अंधकार, अज्ञान, तम से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। तम गुणों से युक्त व्यक्ति बुरे से भी कार्य करता है। हर एक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। और जिस व्यक्ति में तम गुण ज्यादा हो वो व्यक्ति भयानक है, सद्वृत्तियों वाला अच्छा व्यक्ति है। तो तमस शब्द अंधकार को दिखाता है। तम गुणों से व्यक्ति जो ओतप्रोत है वो बुरा काम करता है, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया कालिमा से युक्त वो समय, 73 का दौर, जो मानवता की त्रासद की स्थिति का दौर था। तो ये उपन्यास अपने आप में स्वानुभूतिपरक उपन्यास है। लेखक का जन्म जिस वातावरण में हुआ था, उसका प्रभाव आसपास की घटनाओं को ध्यान में रख के वो चीजें समझ में आती कि जब हम पैदा हुए हैं तो ये दौर क्या रहा है। 1915 आप देख रहे हो जैसे कालखंड के बारे में, तो जब आप अपनी आंखें खोले इस धरती पे, चारों तरफ अगर प्रेम दिखा तो आप प्रेम से संबंधित बातें करने लगे। जब चारों तरफ आपको विभत्स घटनाएं मिल रही हैं तो उसका जीवन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारत विभाजन के समय जो भयानक दंगे हुए, जिसमें अंग्रेज नीति ने किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई, ये संवेदनशील कथानक, चरित्रबोध, संवाद, देश काल, वातावरण, युगबोध को एक भाषा कलमबद्ध रूप देने का काम यहाँ पे भीष्म साहनी जी ने किया है। तमस उपन्यास का कथानक जो है ये देश विभाजन की पृष्ठभूमि एवं सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। इसमें केवल कल्पना नहीं आपको दिखेगा, सच्ची घटनाओं के आधार पर इसका ताना बना बुना दिखेगा, जो हमारे हृदय को ना झकझोर देता है। हमारे अंदर ये दिखाता है कि हम लोग तो पशुवृत्ति हैं, हम कैसे जानवरों से अलग हैं। और ये जो हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम को भड़काने का जो आग है, कैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनानी चाहिए। और ये 5 दिन में, यानी जो तमस का ये उपन्यास है, इसके केंद्र में क्या है, 5 दिन की कहानी है। कथा क्षेत्र पंजाब। कथा का प्रारंभ एक बंद कोठरी में नत्थू द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। और कैसे आप देखिए कि किस तरीके से यही कथा का प्रारंभ जब से होता है कि एक बंद कोठरी है, उसमें एक नत्थू नाम का व्यक्ति है, उसको सुअर मारने की घटना के बारे में जिक्र किया गया कि उसको सुअर मारने का आदेश दिया जाता है। उसे पता भी नहीं है वो सुअर मार रहा है, वो तो अपने पैसे के लिए मार रहा है। उसे पता भी नहीं कि जो सुअर को मार रहा है, उस सुअर के मारने से वो कितने बड़े कलंक में अपने आप को फंसा पाएगा कि अपना जीवन ही, अपनी जीवन लीला को इस आत्मग्लानि में समाप्त कर देगा। नत्थू जो 2 घंटे से उसे मारने की कोशिश करता है, एक कमरे में एक कोई गरीब व्यक्ति ही है जिसको आप कुछ भी करवा लो, वो पेट के लिए कर रहा है। नत्थू को क्या पता था कि कोई 5 रुपए देके उसे उसकी आत्मग्लानि से उसकी जिंदगी छीनने का प्रयास करता है।
तो दर्दनाक भयावह स्थिति आपको शुरुआत में ही शुरू हो जाता है उपन्यास के। ये उपन्यास जो है 86 में इसमें गोविंद निहलानी जी ने एक फ़िल्म भी बनाई है। करीबन 4 घंटे का फ़िल्म है और आप लोग ये मत सोचिएगा कि फ़िल्म कंप्लीटली देखने से ही पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारी फ़िल्म में और जो आपका रियल जो उपन्यास है उसमें बहुत सारे वृत्तांत अलग हैं, हम चर्चा इस पे करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ़ फ़िल्म देख के जाते हैं और फिर सोचते हैं सारा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसलिए आप कंप्लीट वाचन को सुनिएगा। इस उपन्यास में अप्रैल सन 1947 की कथा है, मतलब आज़ादी के आसपास की विभाजन की त्रासदी है। ये उपन्यास 5 दिनों की मार्मिक कहानी को अभिव्यक्त करता है और ये जो है आपको पूरा संपूर्ण जो उपन्यास है, वो कितने खंडों में है? 2 खंडों में बँटा है। पहले खंड में आपको कितने प्रकरण मिलेंगे? 13 प्रकरण। दूसरे खंड में कितना मिलेगा? 14 से 21 प्रकरण। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कितने खंडों में बँटा है? 2 खंडों में। पहले खंड में कितना प्रकरण है? 13 प्रकरण। दूसरे खंड में कितना है? 14 से 21 प्रकरण। ये कैसा उपन्यास है? घटना प्रधान उपन्यास है। ये उपन्यास स्वतंत्रता के बाद तो लिखा गया है, लेकिन इसमें जो टीस है ना वो आज भी महसूस होती है। साहनी जी रावलपिंडी के थे। उन्होंने यानी भीष्म साहनी जी जो थे वो रावलपिंडी के थे। उन्होंने विभाजन की वो त्रासदी को आंखों देखा हाल बयां किया, भोगा है, झेला है। ये उपन्यास इतना जीवंत इसलिए वो बना पाए हैं। इस उपन्यास में हम देश की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को देख पाते हैं। सांप्रदायिक दंगों का अमानवीय रूप का वर्णन, साथ ही अंग्रेज सरकार की फूट डालने की नीति में मानवता का त्रासद रूप, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भाषाई आधार पे देखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कंट्री था, सभी मत मतांतर के लोग थे ना, हमारे यहाँ पे फूट था, सब तो आपस में भाई भाई समझते थे। इसलिए आप देखेंगे कोई हिंदी बोल रहा, कोई उर्दू है, कोई पंजाबी, कोई अंग्रेजी है, सब मिक्स था यहाँ पे, कोई एक दूसरे से बटा नहीं था। उपन्यास का प्रारंभ वही नत्थू द्वारा सुअर पकड़ने के प्रकरण से होता है जिसे वो मार देता है। यानी ये घटना जब शुरू होता है इसमें आप देखेंगे तो पहले दिन क्या होता है, एक कमरे में इसको यानी नत्थू को ये कहा जाता है कि तुमको एक सुअर मारना, उसके बदले तुम्हें पैसा मिलेगा। उसे क्या दिक्कत है कि पैसा मिलेगा? एक गरीब व्यक्ति क्या है, उसको पैसा चाहिए जीवन यापन के लिए, परिवार चलाना है। वो भोला इंसान पैसे ले लेता है, उसे नहीं पता वो पैसा उसके लिए किस तरीके से आत्मग्लानि का भावबोध का कारण बनेगा और उस नत्थू का जीवन लीला समाप्त कर देगा। आप भोले भाले इंसान को लोग कैसे ठग लेते हैं, वो नत्थू के इस चरित्र को देखते आपको लगेगा कि कैसे नत्थू को लोगों ने लूटा है। नत्थू 2 घंटे से मारने की कोशिश कर रहा, सुअर मारना बहुत बड़ी बात है, पर सुअर मारना इतना आसान तो था नहीं। छुरे की नोक चर्बी की तहों को काट कर लौट आती थी, अतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती थी, लेकिन सुअर को मारना तो जरूरी था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अफसर के इशारे पर एक व्यक्ति है, नाम उसका है मुराद अली। ध्यान रखिएगा, जिन नामों का जिक्र करते जाएंगे उनको ध्यान रखते जाइएगा ताकि जब उपन्यास पढ़ाएंगे आपको किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। इसके इशारे पर मुराद अली ने नत्थू को 5 रुपए देकर सुअर मारने को कहा था कि 5 रुपए तुमको दे रहे हैं, तुम्हें बस सुअर मारना है, और उसे बताया था कि डॉक्टरी काम के लिए एक मरा हुआ सुअर चाहिए। अब देखिए जैसे इस गरीब व्यक्ति जो है उसको कोई कह रहा है कि देखो तुमको 5 रुपए मिलेंगे, तुमको एक सुअर मारना है। उसने पूछा सुअर क्यों मारना है? उसने कहा कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, बस एक डॉक्टरी काम के लिए सुअर चाहिए, बस तुम मार दो। लेकिन वो सुअर को मारकर एक मस्जिद के सामने फेंक देता है। इसी घटना से सांप्रदायिकता और दंगों का जो भयानक रूप उपन्यास में चित्रित होता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे की घटनाएं सत्य और मौलिकता के साथ रोचक बन पड़ती है। तो ये पहले उपन्यास का पहला प्रसंग, जब मुराद अली जो है कौन है, जो म्यूनिसिपैलिटी कमेटी का कर्मचारी है और अंग्रेज अफसर का नाम क्या है, सालूत्री साहब। सालूत्री साहब के कहने पर, इसने सालूत्री ने कहा था और ये मुराद अली म्यूनिसिपैलिटी जो कमेटी है उसका कर्मचारी है। सालूत्री साहब के कहने पर ना वो नत्थू चमार को 5 रुपए में सुअर मारने का काम दे देता है और कहता है देखो सालूत्री साहब को डॉक्टरी काम के लिए चाहिए, नत्थू तुम एक काम करो, तुम क्योंकि नत्थूकार एक चर्मकार था, वो जानवरों को मारने का काम करता ही नहीं था, वो मतलब करना नहीं चाहता था, किंतु चाहते हुए भी उसको पैसे की जरूरत थी तो काम करने चला गया। और इस बात से वो अनजान था कि इसका इस सुअर का करेगा क्या। लेकिन सांप्रदायिक रंग द्वेष देने के लिए मुराद अली ने उसको एक मस्जिद, और मस्जिद का नाम था केलों की मस्जिद, केलों की मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका जाएगा। वैसे ये काम जो था वो पिगरी वाले करते थे, नत्थू तो केवल चमड़ी निकालने का काम करता था। सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत के लिए इतना ही काफी था कि उसने इसको सांप्रदायिक रंग दिया और उठा के उसको जो है केलों वाली मस्जिद के सामने फेंक दिया। फिर क्या था, मुसलमानों द्वारा भी एक गाय काट दी गई बदले में और दंगा विकराल रूप ले लिया। गांव में यह अफवाह फैल गई कि माई शत्तों की धर्मशाला के बाहर ही उसे फेंका गया है।
नत्थू आत्मग्लानि में डूब जाता है। वो नहीं जानता था कि उसे मरवाया हुआ सूअर दंगा भड़काने के लिए मस्जिद की सीढ़ियों पर ऐसे फेंक दिया जाएगा। कुछ लोग इस बात को समझते हैं जिनमें कांग्रेस की पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के इन सदस्यों में बख्शी जी का नाम आता है, एक मेहता है, बख्शी जी है, जनरैल है और कश्मीरी लाल है। ये सब दंगों को शांत कराने का प्रयास करते हैं। कौन? बख्शी जी, मेहता, जनरैल, कश्मीरी लाल, ये सब दंगों को शांत कराने का प्रयास करते हैं। इसमें एक मुख्य पात्र रिचर्ड भी आता है। रिचर्ड को होता है जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रशासनिक अधिकारी है। तो जब पहले दिन आप देखते हैं कि नत्थू को काम दिया जाता है और मार के उसको केले वाली मस्जिद के सामने फेंक दिया जाता है, तो दूसरे दिन होता क्या है? दूसरे दिन सुबह कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग प्रभात फेरी के लिए इकट्ठा होते हैं। आप देखेंगे कि जब आज़ादी का समय था तो उस समय प्रभात फेरियाँ हुआ करती थी, लोगों को जगाने का काम किया जाता था कि अपने न्याय के हक में लड़ना है। तो बस दूसरे दिन सुबह कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं में आपने अभी जस्ट देखा, हमने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम यहाँ पे गिनाए थे, जिनमें कमेटी में बख्शी जी है, मेहता है, जनरैल है, कश्मीरी लाल है, ये सब। तो ये दूसरे दिन सुबह कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता प्रभात फेरी के लिए इकट्ठा होते हैं। इनके द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन प्रतिदिन होता है। आज उन्होंने ये निश्चय किया था कि मोहल्ले की सफाई करेंगे प्रभात फेरी में, और जिसके लिए उन्होंने कहा था कि प्रभात फेरी के दौरान हम लोग नालियां साफ करेंगे। वैसे भी महात्मा गांधी का आपने देखा होगा, उन्हें सत्य अहिंसा से इनके अलावा जो है सफाई करो, स्वच्छता अभियान, इन सब पे बहुत जोर दिया था और सब लोग गांधी जी को ही अनुसरण करते थे। तो ये हुआ था कि जब प्रभात फेरी में आज चलेंगे तो एक अच्छा काम ये करेंगे, सफाई अभियान को हाथों हाथ लेंगे और नालियां साफ करेंगे। ये निर्णय हुआ। अब इस कमेटी के सदस्य कौन थे? बख्शी थे, मेहता थे, रामदास थे, कश्मीरी लाल, शंकर, जनरैल थे। इन सभी का नाम ध्यान रखिएगा, बख्शी, मेहता, रामदास, कश्मीरी लाल, शंकर, जनरैल। और इसमें जो जनरैल था ना, वो पक्का कांग्रेसी है। जनरैल को अपनी आजादी का धुन इतना सवार है, वो मस्त है। वो झंडा उठाकर अग्रस्थान भाषण देता रहता है। वो खुद ही नालियां साफ करने चला जाता है। जब वो इसी तरीके से मुसलमान मोहल्ले में आता है, तब वहाँ उनकी प्रशंसा भी होती है। लेकिन देखते ही देखते बिल्कुल अचानक वातावरण बदल जाता है और सब कुछ सफाई हो रही है, सब अच्छा हो रहा है, जनरल भी अपना धुन में लगा हुआ है। लेकिन पता लगा इतने में अचानक मोहल्ला शांत, सब लोग इधर-उधर भागने लगे और आस-पास इन लोगों के देख रहे पत्थर लोग फेंकने लगे। अब इनको समझ में ही नहीं आया कि ये अचानक क्या हो गया? क्यों? क्योंकि मस्जिद की सीढ़ी पर सूअर फेंक दिया गया था। और सूअर फेंकने से परिणाम ये हुआ था कि जो मुसलमान थे, उन लोगों ने गाय को काट कर वहाँ पे अंग जो माई सत्तों की धर्मशाला थी, वहाँ फेंक दिया। अब इस तरीके से ये हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लिया। लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, अब खून की नदियाँ बह जाएँगी, शहर पर चीलें उड़ेंगी, आसार बहुत बुरे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कुछ आपके चीले गिद्ध वाली जो बात आई थी, जो जोतकी काका का हमने मैला आंचल में बताया था कि जब वहाँ पे दवा डाला जा रहा था कुओं में, डॉक्टरी दवाखाना खुलना था, तब भी वो कह रहे थे। अब लोगों ने कहा कि जो सत्संग में हम लोग प्रार्थना-वार्थना किए ना, सब बेकार हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हमने तो ये कल्पना की थी, भगवान से यही कामना की थी कि सभी ने शांति की कामना की। बुजुर्ग लोगों ने सलाह दी कि अंग्रेज अफसर के साथ एक काम करो, ये जो रिचर्ड व्यक्ति है ना, जाके इससे बात करो। एक नंबर का धूर्त इंसान। लोगों ने सोचा ठीक है, हिंदू मुस्लिम नेता रिचर्ड जो है उसी की कोठी पर चलते हैं, क्योंकि उसकी बात हिंदू भी सुनेंगे, मुस्लिम भी समझेंगे। लेकिन जब ये लोग पहुंचते हैं ना, रिचर्ड कहता है कि मुझसे इन सबसे मतलब नहीं भाई, तुम लोग आपस में समझौता कर लो। और कहता है जाओ गांधी और नेहरू के पास जाके सलाह ले लो। यानी जब ये लोग प्रयत्न करते हैं तो ये लोगों को तो ऐसे ही फूट डालो, राज करो की नीति अपनानी थी, तो ये क्यों किसी का सुनने लगेंगे? फिर क्या था? इस हादसे का जो भयानक प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से मार कटी, आगजनी से भयंकर रूप ले लिया, मंडी जलाई गई, हिंदू मुस्लिम परस्पर एक दूसरे से मोहल्ले में जाने के लिए डरने लगे। बहुत सारी घटनाएं लगातार फिर घटना शुरू हुई, क्योंकि एक विष जो था वो घोल दिया गया। इसमें जो मुख्य पात्र रिचर्ड आता है, जो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासनिक अधिकारी है, वो इतिहास प्रेमी है। उसकी पत्नी जो है लीजा, देश की ये स्थिति देखकर बहुत ही मतलब अपने आप को कुंठित महसूस करती है, वो रहना भी नहीं चाहती, इसलिए वो बार बार इंग्लैंड जाने की जिद करती, चली भी जाती है। इसका और रिचर्ड और लीजा जो दाम्पत्य जीवन में थे, इनके दाम्पत्य जीवन भी अच्छे से नहीं चल पा रहे थे। यहाँ पे नाम आता है हरनाम सिंह। हरनाम सिंह जो गाँव, इनका हरनाम सिंह का गाँव क्या है? गाँव का नाम है खानपुर और तहसील है नूरपुर। यहाँ पे हरनाम सिंह जो है गाँव खानपुर, तहसील नूरपुर, यहाँ पे ये चाय की दुकान चलाते हैं। उसके दोस्त
करीम खान के कहने पर गाँव जो है छोड़ दंगों से बचते बचाते वो अपनी पत्नी बंतों के साथ वहाँ से भाग निकलते हैं। अब ये समझिए कि मान लो एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हों, किसी को कुछ नहीं पता। अब एक सुबह उठते हैं तो पता लगा कि सूअर मार के फेंक दिया मस्जिद के सामने, तो जितने मुस्लिम लोग थे वो भड़क गए। अब वो लोग गाय काट के फेंक दिए तो हिंदू लोग भड़क गए। अब बेचारे उसमें एक घर सिख ईसाई का, वो लोग बड़े प्रेम से करीबन 20 साल पहले से रहे हों, उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं कि क्या इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा रूप ले लगता है। ऐसे ही उसी गली में एक हरनाम सिंह थे, जो गाँव खानपुर तहसील इनका नूरपुर लगता था, चाय की दुकान इनकी चलती थी। इनके एक दोस्त थे करीम खान। अब करीम खान ने कहा भाई देखो मौका जो है देखो निकल जाओ यहाँ से। कुछ लग रहा है ऐसी स्थिति है ना कि दंगा-वंगा फैलने वाला है। आप भैया बचते-बचाते निकल जाओ, कोई बचा नहीं पाएगा। अब बेचारा हरनाम अपनी पत्नी बंतो, अब बंतो के साथ ये हुआ कि अब इतने दिन से वो दुकान चला रहा है, खानपुर को छोड़ के कहाँ चला जाए? पत्नी कहती नहीं, आसार ठीक नहीं दिख रहे हैं और हम अकेले परिवार में रहना ठीक नहीं लगता। तो ये लोग निकल पड़ते हैं और निकलने पर एक घर में जाके शरण लेते हैं। फिर इनको देखिए वही जो कहने को भाई-भाई हैं सब, होते भी दोस्त हैं, लेकिन जब अपने यहाँ पे जो ये विभाजन हुआ था, उस समय भाई-भाई का गला काटने को तैयार था। जो हरनाम जिसका एक समय भाई जैसा मुराद अली करके मुराद अली, ये एहसान अली व्यक्ति रहता है, वहीं पे रहता है, वो आज क्योंकि मुस्लिम धर्म का प्रतीक के रूप में है और ये पंजाबी हैं। आज जातीयता में बँटवारा, आज ये भाई-भाई नहीं है, तो ये कहीं से भी लूटने को पीछे नहीं होते। जब ये गली छोड़ के जाने लगते हैं, रास्ते में किसके घर रुके, तो ये डेरा डालते हैं वही एहसान अली के घर। एहसान अली भी, उनकी पत्नी भी मजबूर है कि कैसे रखें, क्योंकि किसी को अलाउ नहीं है कि हिंदू व्यक्ति को कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने घर पनाह दे। तो ये रात में आते हैं तो शरण तो देते हैं, लेकिन साथ ही उनको हरनाम को और बंतों के कह देती है एहसान अली की पत्नी। एहसान अली की पत्नी राजो कहती कि देखिए हम आपको पनाह दे रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लोगों को पता चलेगा सांप्रदायिक दंगा भड़क उठेगा, हरनाम जी हम आपको ज़्यादा वक़्त नहीं दे सकते। ये बेचारे हरनाम 20 साल से जब जमा पूँजी जोड़-जोड़ के आप एक घर महल तैयार करते हो और बुढ़ापे में आपको दर-दर की ठोकरें हो, बहुत ही देवीदारक दृश्य होता है। बंतो हरनाम आज रोड पे आ गए हैं। एहसान अली जो एक समय उसका मित्र हुआ करता था, आज वो अली अली नहीं रहा। उनकी पत्नी राजू ने फिर भी दया दृष्टि दिखाई, उनको रात रुकने का आसरा दिया, लेकिन उनके बहू और बेटों ने वो भी कसर पूरी कर दी कि उनके साथ जो भी उनके बॉक्स वगैरह थे, उनको कैसे छुड़ा लिया जाए, उनकी बंदूक रख लिए। तो इस हादसे का जो भयानक प्रारंभ हुआ ना, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई, उसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दृश्य आपको देखने को एक-एक करके मिलते चले जाएँगे। उपन्यास में अलग-अलग दृश्यों में जैसे पहला, दूसरा ऐसे करके प्रकरण में बँटा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो है हमें एक चीज़ करना था, ये आपको पूरे एक साथ ना सारे पात्रों को दिखा देना था, ताकि ना एक बार आपको सारे पात्र क्लियर हो जाएँ। 1 मिनट, आपको पहले सारे पात्र ही दिखा देते हैं, ताकि जो है ये टॉपिक जो है अपने आप में आपका अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे देखिए जो हम ये उपन्यास बता रहे थे ना, हमने सोचा कि आपको कथानक के बिल्कुल आप डेप्थ में ले जाने के पहले एक बार ना पूरे जितने भी पात्र हैं उनसे परिचय करा देते हैं, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई महसूस होगी पूरे कथानक को समझने में। तो जैसे ही हमने बताया था कि भीष्म सानी जी ने उपन्यास लिखा था 47 में, पंजाब में भयानक जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था विभाजन के समय, और लाहौर के आसपास के सिर्फ 5 दिनों की घटना को इन्होंने कहानी रूप में वर्णित किया, और ये उपन्यास 2 खंडों में विभक्त होकर हमारे समक्ष आता है, जिसका पहला खंड सांप्रदायिक तनाव की कहानी को कहता है और दूसरे भाग में गाँव उपन्यास की परिधि में आ जाता है। तो इसमें जो-जो पात्र आते हैं ना, उस पात्र में आप देखिए, सबसे पहले हमने कथानक में बताया कि जो कथानक का शुरुआत भी होता है और नत्थू को ₹5 देके वो कहता है हमारे सलोत्री साहब को, जो क्या नाम है इसका, मुराद अली कहता है सलोत्री साहब को हमारे किसी डॉक्टरी काम के लिए चाहिए, तुम सूअर को मार दो। फिर उसने कैसे सूअर को मारने के बाद वो केले वाली मस्जिद के सामने फेंक दिया, फिर उन लोगों ने गाय फेंक दिया। तो सांप्रदायिक का जो शुरुआत है, वो बिल्कुल उपन्यास में यही इसका शुरुआती प्रकरण होता है, और ये जो नत्थू होता है, ये कौन होता है? ये समाज के तथाकथित निचले तबके से आने वाला एक युवक होता है। आपको एक-एक लोगों को ना यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ पे नत्थू कौन, देखिए जो-जो इम्पोर्टेंट है, उनको तो बहुत अच्छे से आपको समझना है कि हाँ, ये नत्थू कौन है ना? या मुराद अली कौन है? इन लोगों के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में समझ लीजिएगा। बाकी तो और जितने लोग हैं, वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए, तमस उपन्यास में जो इम्पोर्टेंट पात्रों में ना नत्थू, ये उपन्यास का दूसरा प्रमुख पात्र है नत्थू, जो इस सांप्रदायिक दंगे को उसके अनजाने में उसका अस्त्र हथियार उसको बना के यूज़ किया गया है।
अंग्रेजों का जो पिट्ठू मुराद अली है नत्थू को झूठी काम दे देता है कि हमारे सलोत्री साहब को मरा हुआ सुअर चाहिए, तुम एक काम करो, सुअर जो है उसको जो है मार दो। अब ये मार देता है तो सुअर मस्जिद के सामने फेंक देता है। अब सांप्रदायिक आग भड़क उठता है, लेकिन इस काम में जो नत्थू ना पूरी तरह निर्दोष है, उसे पता ही नहीं था वो क्यों कर रहा है। अपने इस काम की परिणति को जब वो देखता है कि यार इसकी वजह से, मेरे इसके काटने की वजह से ये तो मानवता में एक द्वंद्व युद्ध छिड़ गया है। लोग भाई-भाई एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। वो आत्मग्लानि से बंदा भर जाता है। वो दुविधाग्रस्त जीवन को जीते-जीते उसका अंतर्दंत उपन्यास के अंत में बहुत ही मार्मिक दारूण दृष्टि देता है। वो निराशा भरे जीवन में जीते-जीते एक समय आता है कि वो अपने आप का अंत कर बैठता है। उसकी पत्नी उसको समझाती है कि तुमको पता नहीं था, नत्थू तुमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन नत्थू बेचारा जो इतने भोले-भाले इंसान हैं जिनको लोग नहीं समझ पाते हैं, जिनका फ़ायदा उठाते हैं, वो नत्थू समझ ही नहीं पाता है कि दरअसल ये उसे गलत तरीके से करवा लिया गया, उसमें उसकी खुद की गलती नहीं है। लेकिन वो जीवन भर अपने आप को दोषी पाता है। यहाँ पे ये बंदा आता है मुराद अली, अंग्रेज़ों का एक नंबर का चमचा, घृणास्पद व्यक्ति, पतली बैंत की झड़ी झुलाता हुआ चलता रहता है और ठिगना है, काला है। यहाँ पे एक बख्शी जी आते हैं। बख्शी जी कौन है? ये जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, बलगमी शरीर वाले हैं, उम्र रसीदा है, देह शिथिल पड़ गई है, तो एक बख्शी जी आते हैं। कांग्रेस कमेटी में जितने मेंबर आते हैं उनको सबको जानना है आपको। बख्शी जी आते हैं, मास्टर रामदास आते हैं। मास्टर रामदास ये कांग्रेस कमेटी के सदस्य कार्यकर्ता होते हैं, मतलब कामचोर होते हैं एक तरीके से पूरे उसमें कार्यकर्ताओं में रामदास कामचोर हैं। स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव भी महसूस करते हैं। इसके बाद आप देखो कश्मीरी लाल। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ठीक है? कश्मीरी लाल कौन है? कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जरनैल सिंह कौन है? जरनैल सिंह है कांग्रेस का कार्यकर्ता। तो कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, जरनैल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता, मानसिक रूप से विक्षिप्त, ईमानदार। वर्षों जेल में रहने के बाद वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गया है। नेहरू जी के साथ भी वह भी राबी नदी के किनारे नासा था। जब पूर्ण स्वराज का नारा लगा था तब वो अपने शहर से वॉलंटियर बनकर लाहौर भी गया था। उसका ना घर था, ना बीवी थे, ना बच्चे। हफ्ते में 2-3 बार कहीं न कहीं से पिटकर आ भी जाता था। पुलिस के लाठीचार्ज में जहाँ लोग जान बचाकर भागते थे, वहीं झुर्रियों भरी अपनी छोटी-सी छाती फैलाए खड़ा भी हो जाता। यहाँ पे और भी पात्र आएँगे जैसे शंकर लाल। ये शंकर लाल पात्र कौन है? ये कांग्रेस कार्यकर्ता जो है एक जैसे कांग्रेस में जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनमें शंकर लाल भी आता है। लेकिन उनमें जो कांग्रेस कमेटी में कई मेंबर है उसमें मेहता जी भी है ना, तो शंकर लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता तो होता है लेकिन वो मेहता का विरोधी है। मुनादी वाला है। एक देश राज करके है, ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और अज़ीज़ करके नाम आता है, कांग्रेस कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं। इन सब का ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल जो गौड़ पात्र हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को बख्शी या याद बख्श ये सब याद रह जाते हैं, गौड़ पात्र याद नहीं रहते हैं। तो शंकर लाल हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, देशराज है कांग्रेस का कार्यकर्ता, अज़ीज़ हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, अजीत भी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। वे दिखने में कौन? मेहता जी कौन दिखने में? जवाहरलाल नेहरू की तरह दिखते हैं मेहता जी। वे दिखने में नेहरू जैसे दिखते हैं। कुल मिला के 16 वर्ष ये जेल में काट कर आए थे और कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। तो मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य, दिखने में नेहरू जी जैसे, कुल मिला के 16 वर्ष जेल में काट कर आए थे और कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। सबसे उजली खादी कौन पहनता था? मेहता जी, सबसे उजली। उन पर एक तरह का आरोप भी लगाया जा रहा था कि सेठी ठेके वाले के पास से उन्हें 50,000 बीमे मिलने वाला था, जिसकी एवज में वो सेठी को चुनाव में टिकट दिलाने वाले थे। असल में मेहता जी और शंकर लाल की आपस में पटती भी नहीं थी। देवदत्त कौन था? तो कम्युनिस्ट था। कांग्रेस की सदस्यता के नियम देखें तो सदस्य 4 आने, सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की बनी हुई खादी पहनता हो और चरखा भी काटता हो। कांग्रेस कमेटी का प्रभात फेरी में गाया जाने वाला पुराना गीत जिसे अक्सर मास्टर रामदास या फिर देशराज गाते थे। गाने का क्या बोल था? मास्टर रामदास या फिर देशराज गाते थे। जरा भी लगन आजादी दे, लग गई जिन्हा दे मन देवीश, ओ मजनू बढ़ दे फिर दे। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जब लोग प्रभात फेरी में निकलते हैं ना मॉर्निंग के टाइम में 4 o'clock के आसपास, तो वो रामदास जो है जब प्रभात फेरी में गाना गाया जाता है, तो अक्सर वहाँ पे पुराना गीत जिसे गाते थे वो अक्सर अक्सर वो मास्टर रामदास थे या फिर देशराज, यही दोनों लोग गाते थे। तो कांग्रेस कमेटी में कई मेंबर हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गाना कौन गाता था प्रभात फेरी में, तो मास्टर रामदास या फिर देशराज। और गाने में जरा भी लगन आजादी दी, लग गए जिन्हा दे मन दे बीच, ओ मजनू बढ़दे फिर दे, अरे शेरा हर बंदे बीच। रिचर्ड और लेजा, ये दोनों का जिक्र आता है। रिचर्ड और लीगा, जो रिचर्ड है और लीजा, इनको ये समझना है कि इन सांप्रदायिक दंगों का प्रमुख कारण है अंग्रेज की नीतियाँ,
है ना? वहाँ के डिप्टी कमिश्नर का नाम है रिचर्ड। तो ये रिचर्ड जो है बहुत वारे-न्यारे करता है और यहाँ पे ये डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पर होता है। वो अंग्रेज़ अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उसके पास सूक्ष्म निरीक्षण की दृष्टि है। वो भारतीय लोगों की अबोधता से कि भारतीय लोग किस तरीके से अबोध है, इनको कुछ नहीं पता है, ये जिला कलेक्टर रिचर्ड को सब कुछ पता होता है। और जो है वो अपनी योजना से हिंदू-मुस्लिम में फूट डालने में कामयाब भी हो जाता है। सबसे पहले फ़साद आने-अनजाने के रूप में वो जो है मतलब कि मुराद अली ने उस चीज़ को आग भड़का ही दिया था। सालुत्री साहब ने कैसे नत्थू से मिलकर ये चीज़ें मस्जिद के सामने काम करवाया और इस तरीके से ये लोग ना चाहते तो ये जो रिचर्ड था वो जाके लोगों को समझा के दंगे रोक सकता था, पर वो गया ही नहीं। वो जो है सीधे मना कर दिया। और इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें और भी हैं कि जैसे रिचर्ड है, वो पुरातत्व प्रेमी, इतिहास प्रेमी है, डिप्टी कमिश्नर है ही, उसकी पत्नी का नाम क्या है? लीजा है। रिचर्ड की पत्नी लीजा होती है और लीजा क्या क्योंकि वहाँ पे वो देखें तो एक अधिकारी होने के नाते भारतीय समाज का पूरा अध्ययन करते हैं, तो भारतीय कला में उसकी रुचि भी है और मतलब ये ऑफ़िसर तो है ही, भारतीय जिला कलेक्टर तो है ही मतलब कि भारत में और इनके अलावा जो है ये पुरातत्व, इतिहास, निसर्ग प्रेमी भी है। भारतीय जनता की नस्ल उसे पूरी तरह मालूम है और उसकी पत्नी जो लीजा है वो लीजा को क्या बताता है कि जो लोग मध्य एशिया से सबसे पहले यहाँ पे आए थे, नस्ल सब एक ही थी। वे आर्य कहलाते थे। ये लोग अपने इतिहास को जानते ही नहीं हैं, वे केवल इसे जीते भर हैं। प्रस्तुत अवतरण से ज्ञान होता है कि हमारी आम जनता को ये बात मालूम ही नहीं कि वे आपस में सांप्रदायिकता के नाम पे झगड़ते हैं। लेकिन रिचर्ड ये सब जानता है, उसे भारतीय इतिहास पूरी तरह मालूम है। और बाकी अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि है ही, है ना? वहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि था, प्रशासक बन के लंदन से यहाँ पे आया गया था, काम भी करता था, दृढ़ता से काम लेता था और एक चीज़ ये भी है कि भावुक नहीं बनता, प्रशासक के लिए जो सरकारी कारोबार, आपसी कारोबार है, उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो अच्छी तरह जान लिया गया था। कुल मिला के प्रशासन की जो विशिष्टता है उसके अंदर था, उत्तम प्रशासक के गुण भी थे, है ना? एक अच्छा मतलब अनुशासन कैसे संयमित सब चीज़ों को पालन करना ना, वो सब करता था। और एक चीज़ इसके बारे में कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, जैसे हफ्ते भर में 3 दिनों कचहरी चला जाता, फिर मुकदमे सुलझाता, न्याय करता, इंडियन पेनल कोड की धाराओं को यथावत लागू करने पे विचार-विसार करता और वो उसकी हर बात के पीछे ना एक अलग दृष्टि होती थी। जो कुछ देखता था उसे आम इंसान नहीं देख पाता था। इसी वजह से अंग्रेजी की इस जो ये अंग्रेज की ये नज़र थी ना इसके कारण मुट्ठी भर फिरंगियों ने ही समंदर पार करके अपने भारत देश पे कब्जा कर लिया था, उसी में से समझो रिचर्ड एक था। बड़ी पैनी दृष्टि वाला व्यक्ति। अपना लाभ हित कैसे सोचा जाए और अपने विचारों को अपनी डायरी में लिख लेता था। लेकिन उसे भावुकता का पुट कभी भी नहीं देता। रिचर्ड और उसकी पत्नी लीजा की बातचीत से यही पता चलता है कि रिचर्ड जैसे कहता है कि सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे ना तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। लीजा कहती है यदि 163 गांव जले जाए तो भी नहीं चल सकती, तो रिचर्ड कहता नहीं, नहीं चल सकती। क्योंकि ये ना सांप्रदायिक दंगों का सूत्रधार ये रिचर्ड ही होता है। चाहता तो वो सब कुछ दंगे को रोक सकता था, नागरिकों में शांति ला सकता था और उसकी पत्नी बार-बार अमन-चैन कायम करने की बात करती है, लेकिन बड़े ही कुशलतापूर्वक जो है, वो इन सब से दरकिनार कर लेता है। और वैसे भी ये जो इसकी पत्नी है ना बार-बार प्रयास करती है जो ये क्या नाम है इसकी लीजा, ये प्रयास करती है कि दंगे रुके, बहुत परेशान है वो देख के। तो फिर जब ये उसकी बात जो है अपनी पत्नी उसकी पत्नी लीजा उसको समझाती है कि देखो सब लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो उपन्यास में रिचर्ड का प्रशासकीय व्यक्तित्व दिखाया गया कि वो पारिवारिक जीवन में असफल है। क्योंकि जब लीजा उसे बार-बार कहती है तो कहता है देखो ये मेरा देश नहीं है, मेरे यहाँ पे इन लोगों के प्रति कोई प्रेम नहीं है। इस वक्तव्य से ये पता चलता है कि वो केवल अपने कर्तव्य को निभा रहा है। अंग्रेज नीति जिस तरीके से उसको जिस आदत में ढाली वो बिल्कुल वही काम कर रहा है। लेकिन जब दंगे-फ़साद हैं, तो जो भीषण लीला है उसके बाद रिचर्ड ढोंग भी करता है, उसपे व्यंग भी करता है कि लीजा तुम सो जाओ, अभी मुझे बहुत काम करना है, इतने गाँव जल गए रिचर्ड अभी भी तुम्हें काम है? पत्नी उसकी कहती है कि तुम्हें अभी भी इतने गाँव जल रहे हैं, मानवता जल रही है, तुम्हें काम है? तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ आपको देखेंगी, इनका जो पारिवारिक जीवन है ना संबंध विच्छेद, ये चीज़ें हैं, इसी वज़ह से ना लीजा बहुत बड़ी बीमारी का शिकार भी हो जाती है। क्योंकि इसकी ज़िंदगी ना बिल्कुल बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। वो निराश है, वो कहता भी डैम दिस कंट्री, डैम दिस लाइफ यहाँ पे रहना तो बदतर है। तो कुछ इस तरीके से रिचर्ड का जो है यहाँ पे किरदार आता है, जो किरदार इसका है। पुण्य आत्मा वानप्रस्थ जी ये कौन है? ये किरदार आते हैं संस्कृति के ज्ञाता होते हैं पुण्य आत्मा
वानप्रस्थ जी। सभी वेद वेदांग के मर्मज्ञ होते हैं और पठन पाठन और हवन यज्ञ के अलावा हिंदू संगठन के पूर्ण कार्य भी बड़ी लगन से करते हैं। मास्टर देवव्रत या अखाड़ा को संचालित करने वाला मास्टर देवव्रत होता है। हिंदू संगठन के युवक को लाठी चलाने का काम कौन सिखाता है? मास्टर देवव्रत सिखाते हैं। एक दानवीर प्रधान करके आता है, तो दानवीर प्रधान करके कौन है? तो शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक है दानवीर प्रधान। हिंदू संगठन को 200 लाठियों के दाम की रकम दान में दे दी थी। किसने? दानवीर ने दे दी थी। और इनका 15 साल का बेटा रणवीर मास्टर देवव्रत का शिष्य है। अब ये देखिए कि यहाँ पे जैसे आप आरएसएस वगैरह देखते हैं, तो किस तरीके से या एनसीसी कैडेट हो गए हैं, आरएसएस हो गए, एनसीसी कैडेट हो गए या एनएसएस जो भी करवाया जाता है, इनमें आपको बहुत ही पहले से समाज सेवा का गुण आपके अंदर मतलब कि वो डाला जाता है कि इन फ्यूचर कभी भी काम लगे, तो आपकी देश की सेवा लगी तुरंत तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ। ऐसे ही यहाँ पे ये समझाया जाता है कि देखो अपने यहाँ पे कभी भी सांप्रदायिक दंगा छिड़ सकता है, तो हिंदू जो धर्म है, उनमें लोग इकट्ठा करके करीबन 200 लाठियों के दाम की रकम दान करते दानवीर प्रधान और सारे हिंदू संगठन के युवकों को संगठित करते, लाठी चलाना सिखाते हैं। उसी में एक 15 साल का बेटा रणवीर मास्टर है। रणवीर जो है, वो मास्टर जो देवव्रत है, उनका शिष्य रणवीर है। यहाँ पे एक मंत्री जी का जिक्र है। हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करने वाले मंत्री जी हैं रणवीर, जो कि 15 साल का तरुण रघुवीर दानवीर प्रधान जी का बेटा है। तो रणवीर किसका बेटा है? रणवीर दानवीर जो प्रधान है, जो लाठियों को 200 लाठियों को दान कर रहे हैं, उन्हीं का प्रधान बेटा है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनके बारे में और क्या-क्या बोला गया। तो ये जो है मास्टर देवव्रत या देखिए मास्टर देवव्रत अखाड़ा चलाते हैं और अखाड़े में जो चलाते हैं, तो ये जो क्या नाम है इसका, जानवीर जो दानवीर प्रधान है, ये 200 लाठियों का दान देता है, वो बोलता है सारे बच्चों सीखो। और दानवीर प्रधान का ही लड़के का नाम होता है रणवीर। तो रणवीर भी अपने देवव्रत गुरु को अखाड़ा संचालक में मानता है, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता है। ये सब बाद में बहुत जिक्र आएँगे ना कथानक में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी मास्टर देवव्रत का शिष्य था और अखाड़े में शिक्षा लेने जाता था। एक जिक्र होता है बोधराज। बोधराज कौन है? ये रणवीर की तरह ये भी मास्टर जो देवव्रत यानी देवव्रत का जो अखाड़ा चलता था, तो रणवीर आता ही था। रणवीर की तरह बोधराज भी एक शिष्य के रूप में आता था। लेटकर बाढ़ चला सकता था कौन? इसके बारे में देखिए, बोधराज की खासियत देखिए, लेटकर बाढ़ चला सकता था, शतभेदी बाढ़ चला सकता था, शीशे में अक्स देखकर चला सकता था, लटकती रस्सी को निशाना बनाकर चला सकता था। एक इसमें आते हैं धर्मदेव। रणबीर की भांति जैसे रणबीर है 15 साल का, उसी की तरीके से मास्टर जो देवव्रत है, उनके अखाड़े का शिष्य कहीं से कारतूसों की खाली पेटी उठा लेता ताकि उस कमरे में शस्त्र अस्त्रों का आभास हो पाए। शास्त्रागार। और नायक कौन है? तो कमस रीट के बाबू मस्त राम का बेटा था। नहीं, नायक कौन है यहाँ पे पात्र? कमस रीट के बाबू हैं, बाबू मस्तराम उनका बेटा था। स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था नायक। और जो मास्टर देवव्रत अखाड़ा के संचालक थे, उनके शिष्यों वाली मंडली में केवल यही एक युवक था जो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। इसलिए आपको ध्यान रखना है, पूरे मास्टर मंडली में अखाड़े में कोई एक व्यक्ति है जो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता है, वो कौन है? नायक है। और किसका बेटा है नायक? बाबू मस्तराम का बेटा है। अब बाबू मस्त तो मस्त ही रहेंगे, तभी जेबा वाला कैसे पहन सकता? सब थोड़ी पहन सकते हैं। इनके अलावा शंभू। शंभू कौन है? तो वही 15 साल का युवक जो रणवीर था, वो देवव्रत के अखाड़े का शिष्य, तो शंभू भी वहाँ पे अखाड़े में आता है। इंद्र कौन है? वो भी अखाड़े में आता है। ये मनोहर कौन है? तो रणवीर की तरह ही मास्टर जो देवव्रत है, उनके अखाड़े का शिष्य है। तो शंभू है, इंद्र है, मनोहर है, रणबीर है, ये सभी उसी दल के सदस्य थे जो दंगों में हिंदुओं की ओर से मोर्चा संभाल रहे थे। जो रणबीर था, अभी क्योंकि कद का छोटा था, इसलिए वो मन ही मन में अपने आप को शिवाजी की भूमिका में देखता था। उसी गली से एक इत्र बेचने वाले दंगों के दिन भी अपना इत्र बेचने जा रहे थे और आप देखते हैं कि कैसे उस इत्र वाले को मार देते हैं लोग। वो जस्ट निकला ही था, इत्र-इत्र चिल्ला रहा था। इन लोगों को ये सिखाया गया था कि कोई भी जो दुश्मन हो तो बस वार कर देना है। तो यहाँ पे रणवीर का पूरा दल था, उसे इंद्र ने ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि जो जब इत्र लेके वो व्यक्ति सामने से गली से निकल रहा था, सारे बच्चे करीबन जुटे, मतलब कि सारे यहाँ पे देखेंगे कि सारे बच्चे सेवा के लिए जो जुटे हुए थे, उन्हीं में से जो है ये हुआ कि चलो इसको मार दिया जाए अब। तो पहले आप देखिए रणवीर लेके आता है मारने, फिर इंद्र जो है उनको चाकू मार देता है, यानी उस चित्र वाले की कोई गलती नहीं। बस सांप्रदायिकता के आधार पे ये जो 10-10, 15-15 साल के बच्चे हैं, ये भी सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं और मार दे रहे हैं। और प्रोफेसर रघुनाथ जो है, ये कौन है? अकेला ऐसा हिंदुस्तानी आदमी जिसका जिले के कलेक्टर रिचर्ड के साथ उठना-बैठना है। मतलब प्रोफेसर रघुनाथ सिर्फ ऐसा व्यक्ति है जिसका जिले के रिचर्ड के साथ उठना-बैठना है। दोनों को ही अंग्रेजी साहित्य, भारतीय इतिहास में रुचि थी, प्रोफेसर को और रघुनाथ को, उनको भी। रिचर्ड को वो सदा एक सुरक्षित व्यक्ति लगा करता था। हयात बख्श इसमें आते हैं, मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं। हयात बख्श कौन है? मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे आएँगे। रूमी टोपी पहनते थे। हर्बर्ट कौन है? तो मिशन कॉलेज का अंग्रेजी प्रिंसिपल अमन पसंद व्यक्ति था, उसका नाम था हर्बर्ट।
मौलादाद ये कौन है? बिजली कंपनी में क्लर्क है मौलादाद। दाढ़ी वाला मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है। हकीम अब्दुल गनी, हकीम अब्दुल गनी ये क्या मतलब है? तो हकीम अब्दुल गनी यानी हकीम जी जो है कांग्रेसी मुसलमान थे हकीम अब्दुल गनी जी। बहुत सारे पात्र आते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी पात्रों को हम यहाँ करा देंगे। बाकी जब वाचन करेंगे ना तो उसमें आप अपने शॉर्ट नोट भी तैयार करते चलिएगा। हकीम अब्दुल गनी ये कौन थे? कांग्रेसी मुस्लिम थे। नानबाई, नानबाई कौन थी? ये नानबाई की दुकान थी जहाँ सभी बैठकर कहवा पीते थे। एक लाला लक्ष्मी नारायण है, ये बड़े पैसे वाले जाने-माने व्यक्ति थे, ऊँचे मकान में रहते थे और उनके यहाँ पे अनेक मुस्लिम व्यापारियों के साथ लाला जी व्यापार करने आते भी थे। ननकू कौन है? तो यही जो लाला लक्ष्मी नारायण यहाँ पैसे वाले हैं, उनके पास एक नौकर है, नौकर का नाम क्या है? ननकू करके है। लक्ष्मी नारायण जो है, इनके जो है नौकर का नाम ननकू है। फताहदीन कौन है? तो लाला लक्ष्मी नारायण का पड़ोसी है, पड़ोसी का नाम है फताहदीन। शहनवाज कौन है? तो इनके समधी का पड़ोसी और अच्छा मित्र है। यानी जो शहनवाज है, ये लाला लक्ष्मी नारायण जी का पड़ोसी है। ये नहीं मतलब शहनवाज जो है लाला लक्ष्मण नारायण की समधी का पड़ोसी है। यानी बेटी का विवाह उसका पति, पति का पड़ोसी और अच्छा मित्र भी है। और ये गहरे लाल रंग की गहरे नीले रंग की ब्यूक गाड़ी उसके पास थी, किसके? शहनवाज के पास। उसने दंगों के बीच लाला लक्ष्मी नारायण के परिवार को उनके घर से निकाल कर अपनी ब्यूक वाली गाड़ी से सदर बाजार में लाके छोड़ दिया था। शहनवाज जो था वो रघुनाथ जो था उसका जिगरी दोस्त भी था। रघुनाथ की पत्नी शहनवाज से पर्दा भी नहीं करती थी। दंगों के बीच में ही शाहनवाज ने रघुनाथ के पुश्तैनी घर दंगों के कारण जल्दी-जल्दी में छोड़कर शहर के एक सुरक्षित इलाके से रघुनाथ की बीवी के गहने की पोटली निकाल ली थी। शहनवाज को ऑमलेट खाना पसंद था। जब भी वे रघुनाथ के घर जाते थे, उसके छोटे भाई की बहू उसके लिए दौड़कर अंडे के ऑमलेट भी बनाती। ये शहनवाज के बारे में बताया गया है। फातिमा शहनवाज की पत्नी हुआ करती और मिल्की यहाँ पे जो है ये रघुनाथ की पुश्तैनी जो घर था रघुनाथ का, तो ये रघुनाथ की पुश्तैनी घर का नौकर है मिल्की नाम से। शहनवाज जब रघुनाथ की बीवी के गहने लेकर उसके पुश्तैनी घर गया तब उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराकर मार डाला गया। रघुनाथ की पुश्तैनी घर के सामने फिरोज खालवाली का गोदाम था। अब मिल्की मिल्की कौन-सा व्यक्ति था? ये जब दंगे हो रहे थे, दंगों के दौरान रघुनाथ के घर में अकेला जो व्यक्ति बचा था, वो कोई और नहीं मिल्की था। अब शालूत्री साहब का तो पहले ही बताया नत्थू चमार को मारने के लिए ₹5 देने शालूत्री साहब का नाम लिया गया था। ये जत्थेदार किशन सिंह कौन है? तो देखिए गुरुद्वारे में जो सुरक्षा प्रबंधक का मोर्चा था उसको सँभालने वाला कौन था? किशन सिंह था। ये गुरुद्वारे में बैठ के मोर्चा सँभालते थे और किशन सिंह पहले वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और वर्मा की लड़ाई के दाँव-पेच वो अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना भी चाहते थे। सुरक्षा की कमान संभालते ही वो घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहन आए थे। सरदार हरि सिंह, सरदार हरि सिंह ये कौन है? तो यहाँ पे देखिए जो सरदार हरि सिंह है गुरुद्वारे की दाईं ओर से बंदूक चलाने का मोर्चा सरदार जो है वो हरि सिंह को सौंपा गया है। दाईं ओर का मोर्चा नकारा साबित हुआ क्योंकि सरदार हरि सिंह ने अपने हमसायों पर गोली चलाने को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे देखिए सरदार हरि सिंह का दिया है कि हर सरदार हरि सिंह कौन है? बिशन सिंह मनिहारी वाले कौन है? बिशन सिंह मनिहारी वाले में देखें इनकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी और पीले रंग का रोशनी रुमाल अपनी पगड़ी में बांध रखे थे जो उसने बसंत पंचमी के मेले के बाद अपने बेटे के सिर से उतार कर अपनी जेब में रखा। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे रुमाल मिला और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया। तो विशन सिंह करके है व्यक्ति, एक से एक गुलाम रसूल करके आएँगे। ये जो व्यक्ति है गुरुद्वारे के पीछे 2 गलियाँ छोड़कर जैसे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के पीछे 2 गलियाँ हैं, दोनों गलियों को छोड़ दें, तो छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊँचा 2 मंजिला मकान था और मुसलमानों के दल ने नंगों के समूह उसी को अपना बना लिया था किला। तो शेख गुलाम रसूल हो गए। एक मुखिया सरदार तेज सिंह करके हैं, तेज सिंह में वज़न था, उनका रोम-रोम पंथ की रक्षा के लिए न्यौछावर था। सरदार तेज सिंह सुखिया, मुखिया के नाना के मिताजी महाराणा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। युवा प्रीतम सिंह एक गुरुद्वारे के द्वार पे खड़े होकर सुरक्षा के लिए पहरा दिया करते थे और सोहन सिंह करके हैं, वो युवक जो गुरुद्वारे में ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि वो हमें सांप्रदायिकता के ज़हर को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिसे अंग्रेज़ों ने हमारे बीच बोया। ऐसा बोलने के लिए निहंग सिखों ने उसे पीट कर चुप कराकर बैठा दिया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया है, क्योंकि उपन्यास ना अपने आप में छोटा-सा तो है नहीं। उपन्यास दो जो देखेंगे, उपन्यास काफ़ी बड़ा है और उपन्यास में काफ़ी लोग हैं। अब आप लोग ये मत कहिए कि मैम जमा ही ले रही हैं।
एक्चुअली आप लोगों की यही क्लास लेते-लेते थक गए थे और अभी भी आप लोगों को इवनिंग में क्लास लेना है, ठीक है? तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बोलते-बोलते मुँह भी दर्द कर रहा है, लेकिन बस आप लोगों का टाइम से हमने सोचा है कि उपन्यास का बेड़ा उठाए हैं, तो सामान्य परीक्षा का वीडियो आज दे ही दें, है ना? तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा क्योंकि बाद में बच्चे कमेंट करते हैं, मैम मेरे को भी जमाई आ रही है। भैया आपको जमाई नहीं आनी चाहिए। यहाँ हम 6-6 7-7 घंटा वाचन कर रहे हैं आपके साथ इसलिए हमको आता है। यहाँ पे देखिए, जो है ये मुखिया सरदार तेज सिंह, तो शेख गुलाम रसूल हो गए, इनके अलावा जो है मुखिया सरदार तेज सिंह करके हैं। अब ये जो है तेज सिंह के बारे में देखेंगे तो ये जो तेज सिंह है ना, तेज सिंह में वजन था, उनका रोम-रोम पंथ की रक्षा के लिए न्यौछावर था। सरदार तेज सिंह मुखिया के नाना के पिताजी महाराणा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। युवा प्रीतम सिंह गुरुद्वारे के द्वारे पर खड़े होकर सुरक्षा के लिए पहरा देते थे। सोहन सिंह नाम का युवक इसमें आता, वो युवक जो गुरुद्वारे में ये समझाने का प्रयास कर रहा होता है कि हमें इस सांप्रदायिकता की जहर को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिसे अंग्रेजों ने हमारे बीच बोया। ऐसा बोलने के लिए निहंग सिंहों ने किसको पीट कर मार दिया था? सोहन सिंह को, है ना? जब ये बेचारा समझाने गया लोगों को, तो लोगों ने निहंग सिंह जो थे इनको मार के घाट लगा दिया ये चीज़। ऐसे 2 व्यक्ति गए थे लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लोगों को समझाने पे कितना बड़ा अपना वो करना पड़ता है। इन्होंने सोहन सिंह को और मीरदाद को, वो हिंदू की तरफ से गए थे, मुस्लिम की तरफ से जब बहुत ज़्यादा दंगा फैल गया था, ये दोनों युवा बाहर से आए थे, इनका मन था कि चलो लोगों को समझाएँ, लोग समझेंगे, लेकिन इन्हीं को मार देते हैं लोग। तो जो हाल सोहन सिंह का गुरुद्वारे में था, वही हाल मीरदाद का मुसलमानों की बस्ती में था। उम्रदराज लोग मीरदाद जैसे युवकों की ये बात समझने को तैयार ही नहीं थे कि सांप्रदायिकता की ये जड़ें अंग्रेज़ी हुकूमत ने बोई है। हम भाई-भाई असल में क्यों लड़ रहे हैं? कसूरवार तो कोई दूसरा है ना। मुसलमानों के लिए सिख और हिंदू, हिंदू और सिख के लिए मुसलमान, क्या मतलब है इसका? लेकिन हुकूमत के लोगों को उनके आपसी मसलों से कोई लेना-देना था नहीं और ये आपस में मीरदाद का भी वही हाल होता है। यहाँ पे एक व्यक्ति होता है गोपाल सिंह मुखबिर होता है। गुरुद्वारे की ओर से मुसलमान के इलाकों में घुसकर उनकी नीति का पता लगाने का काम कोई करता है। यानी गुरुद्वारों की ओर से वो भी मुसलमान के इलाके में। तो मुखबिरी का काम करता है गोपाल सिंह। किंतु जिस घर में वो छिपा होता है ना, वहाँ की बुढ़िया ने उसे देख लिया था और किसी तरह वो जान बचाकर भागा और वापस गुरुद्वारे पहुँच गया था। गोपाल सिंह बच गया जना। गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य में जो युद्ध समिति में गुरुद्वारे में थे, उसमें सरदार मंगल सिंह सुनार था, प्रीतम सिंह बजाज है, भगत सिंह पंसारी है, तेज सिंह है, किशन सिंह है। एक बलदेव सिंह करके हैं और बलदेव सिंह आप याद करिए कहाँ पे हम लोगों के अपने उसमें यूनिट 10 में बलदेव सिंह के या बलदेव के नाम पे कोई वो है महादेवी वर्मा जी का आपने देखा होगा। तो यहाँ पे बलदेव सिंह जो हैं ये धर्म रक्षा की उत्तेजना में वो अपनी बूढ़ी माँ को घर पर ही छोड़कर खुद सुबह से गुरुद्वारे आ गए थे। कौन है? बलदेव सिंह। ये सोचकर कि माँ तो अभी बची नहीं होगी, माँ को तो तुर्कों ने मौत के घाट उतार दिया होगा, उसने खून का बदला खून से लेने की ठानी और बूढ़े लोहार करीम बख्श की छाती में तलवार भोंकर उसकी हत्या कर दी। ये करने वाला था बलदेव। हरनाम सिंह वर्सेस बंतो, इनकी कहानी बहुत ही दर्दनाक होती है। दंपति होते हैं हरनाम और बंतो। ये ठोक इलाही बख्श के अकेले सिख निवासी होते हैं, जहाँ पे रहते इलाही बख्श वहाँ का इलाका और यहाँ पे अकेले वहाँ पे सिख लोग रहते थे। बहुत लंबे समय तक 20 साल से रह रहे थे। इनकी दुकानों को लूट लिया गया, चाय की दुकान होती थी इनकी और घर इनके जला दिए गए और वो अपनी पत्नी के साथ बेचारे भागने को मजबूर हैं और जब ये ठोक इलाही बख्श के निवासी करीम खान ने जो है हरनाम सिंह को भाग जाने का जब मशवरा दिया कि चलो यहाँ से भाग जाओ, करीम खान ने कहा देखो आप लोग अकेले बस्ती में, बस्ती का सब माहौल ठीक नहीं लग रहा। एक काम करो, करीम खान ने कहा कि देखिए हरनाम और बंटू से कहा आप लोग निकल जाइए तो जीवन बच जाएगा, नहीं तो बचेगा नहीं। बेचारे जैसे-तैसे वहाँ से निकलते हैं और इनके जसबीर कौर और इकबाल सिंह क्रमशः हरनाम और बंटू की बेटी और बेटे हैं। बेटी और बेटे का नाम देखिए यानी इनकी बेटी का नाम है जसबीर और इकबाल सिंह इनका बेटा है। बेचारे बहुत ही त्रासद स्थिति में इनके बेटे-बेटियों के साथ भी बहुत गलत होता है। जो जसबीर होती है इनकी बेटी जो होती है उसकी शादी हो चुकी होती है, वो जिस गाँव में थी ना वहाँ सिखों की जनसंख्या ज़्यादा होती थी। इसलिए हरनाम सिंह वहाँ के लिए निश्चिंत था कि सभी संकट में एकत्रित हो जाएँगे और जसबीर जो है अकेली नहीं होगी। लेकिन हरनाम और बंतों को लगातार इकबाल सिंह जो इनका लड़का था उसकी चिंता सताती रही, वो बेचारा अकेले कहाँ होगा और इकबाल सिंह के साथ गलत हुआ भी। इकबाल सिंह हरनाम सिंह का जो बेटा था, ये मीरपुर में ना बजाजी की दुकान करता था। कहाँ पे? मीरपुर में। इसका बाप जो था हरनाम सिंह यानी ढोक इलाही बख्श में इसकी चाय की दुकान थी और इसको बाद में देखते हैं धर्म परिवर्तन करा के मारा भी जाता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे एहसान अली व्यक्ति आता है, एहसान अली को आपको ये समझना चाहिए कि कभी-कभी दोस्त जो है आपके लिए भले ही जैसे ही समय बदलता है आपके दोस्त भी बदल जाते हैं। हरनाम का एक समय दोस्त होता था एहसान अली लेकिन एहसानों की तरह वो दवा नहीं।
एहसान अली के घर में जब हरनाम और उनकी पत्नी जब दंगा बहुत तेज़ी से भड़कता है, करीम खान कहता है कि भाई तुम लोग निकल जाओ। ये लोग बेचारे बूढ़े-बूढ़े दोनों लोग निकलते हैं और निकलते हैं तो भागकर पनाह लेना चाहते हैं, तो ये इन्हीं के घर पहुँचते हैं और एहसान अली की पत्नी जो है, उसने हरनाम और बंतों को ऊपर की एक अंधेरी कोठरी में दया करके जगह तो दे दी, पर उसे भी डर था सांप्रदायिक दंगों की वजह से लोग उसे भी मारने-पीटने ना लगे, तो ज़्यादा देर पनाह दे ही नहीं सकती थी, पर फिर भी उनकी पत्नी ने जो है जगह दी। जब एहसान अली लौटा तो उसे हरनाम के बारे में पता चला। हरनाम ने देखा कि एहसान अली हरनाम के घर से उसी का ट्रंक। अब देखिए जब आज़ादी की प्राप्ति का वो समय था ना, जब ये लोग घर छोड़-छोड़ के लोग गए थे, तो कितना-कितना ढो के ले जाएँगे, पूरा ज़मीन जायदाद सब कुछ है। ये चीज़ आप झूठा सच उपन्यास में भी महसूस किए होंगे कि जब ये कनक के पिता वगैरह हैं, इतनी बड़ी-बड़ी कोठियाँ चलती थी। ये कनक के जीजा वगैरह थे, कितना बड़ा उनका पूरा किराए पे घर दे के चलते थे और जैसे ही पूरा विभाजन हुआ था, सब का सब वहीं धरा का धरा रह गया। इन लोगों को लगा कि यार पूरा जीवन ये तो पूरा ही सब कुछ चला गया। मारे-मारे फिर रहे हैं, दिल्ली में फिर रहे हैं, कहीं को खाने की लानत पड़ रहे हैं। तो आपने वतन और देश जो पहला पार्ट हमने झूठा सच का कराया, उसमें भी देखे होंगे। देश का भविष्य दूसरा पार्ट तो कराया नहीं है। तो तमस उपन्यास भी बिल्कुल उसी कथानक को दिखाता, वो भयावह दृश्य को। ये चीज़ आप पिंजर उपन्यास में भी देखते हैं, वहाँ भी इन चीज़ों के बारे में बात किया गया है। तो पता चलता है ना कि जैसे आपका कोई दोस्त है और आप लुट गए, लुट के आप घर छोड़ के जा रहे हो, सारी चीज़ें वहीं हैं। कल को जब जितने भी मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, जिनके घर से जो भी सामानें मिली, सब लूट के अपने घर लाते हैं। अब पता लगा इन्हीं के घर में वो शरण लिया हरनाम सिंह और देख रहा कि उसी के घर से बक्सा उठा के वो एहसान उली ला के ले आता है, यानी सब लोग सबके घर को लूट ही रहे थे। और जो है जब सामने से देखता है कि यार वो मेरा ही दोस्त मेरे ही घर का ट्रंक चुरा लाया है, लूट में उसकी बहू कहती क्या-क्या मिला? इसकी बहू का नाम अकरा होता है, तो बहू इसकी अकरा होती है ना उसका ताला तोड़ देती है। हरनाम सिंह ने कहा खुद ही ट्रंक की चाबी मतलब कितना मतलब दर्दनाक दृश्य रहा होगा। उसने अकरा को कहा बेटी बहू तुम ऐसे क्यों तोड़ रही हो ताला को? तो ये तो अपने ही घर ट्रंक आया है ना? अपने ही घर आया है, तुम ये काम करो ये हम चाबी दे रहे हैं तुम इससे तोड़ लो, यानी ताला को खोलो तोड़ो मत। ये तुम्हारे हाथ लग गया, ये तो हमारी सौभाग्य की बात है, इसे अपना ही समझो। और ये कितना दर्दनाक बात है ना कि कोई दोस्त आपका साथ नहीं दे रहा है और हरनाम जब देखता है कि उसकी बहू अकरा जो है, उसी का जो है बॉक्स खोल रही है, उसके सामान यानी बंतों के गहने गुड़िये सब ले रही है, तो कितना वो सज्जन पुरुष हो, कितने अपने हृदय को थाम कर बोला होगा कि बहू हो तुम हमारी, हमारे दोस्त की एक तरीके से बहू हो, हमारी भी बहू हुई रिश्ते में। भले ही आज सांप्रदायिकता का रंग ले लिया, कल को हम लोग भाई-भाई थे, आज सांप्रदायिकता ने विद्वेष में रंग भर दिया और हम लोग दुश्मन हो गए, पर हम दुश्मन के रूप में तुम्हें नहीं देख रहे हैं। है ना? तो ये बहुत सारे अलग-अलग पहलुओं से भीष्म सानी जी ने इन सारी चीज़ों को दिखाया है। राजू, राजू कौन है? ये एहसान अली की पत्नी है। राजू जो है ये एहसान अली की पत्नी यानी जो हरनाम जो है बंतो जो जिसके घर पे रुके थे, एक समय था उसी गली में एहसान अली, राजू ये लोग रहते थे उसी गली में ना, तो राजू जो है एहसान की पत्नी होती है। यही जो है राजू को दया आता है जो उन लोगों को घर में रख लेती है, बाकी तो एहसान का चले, अकरा का चले, ये लोग तो बस लूट रहे थे। अकरा जो थी ये एहसान अली और राजू की बहू थी, उसके बेटे रमजान की पत्नी, तो बेटे का नाम रमजान था, रमजान की बीवी थी अकरा, अकरा किसकी थी? एहसान अली और राजू की बहू थी। रमजान एहसान अली और राजू का बेटा जोशीला युवक जिसके सिर पर सांप्रदायिकता का खून सवार था। नूरदीन ये कौन था? तो रमजान का साथी, नूरदीन जो था रमजान का साथी था। रमजान के ही गाँव के रहने वाला था नूरदीन। गधों पर मिट्टी और ईंट लाद कर लाता जाता था। उसके दाँतों के ऊपर लाल मसूड़े थे, जब हँसता तो मसूड़े दूर तक नज़र आते थे, ये नूरदीन था। नाम है नूरदीन और काम बेकार है। फिर रमजान, नूरदीन और उनके अन्य साथियों ने अपनी जान बचाकर भाग रहे जो सिख इकबाल हैं। अब देखिए सिख इकबाल देखिए इनके बच्चे के साथ ये लोग कितना जाती करते हैं। जो हरनाम है और बंतो है, तो हमने बताया था कि जो हरनाम है और जो बंतो हैं, तो हरनाम और बंतो के बेटे-बेटी है ना जसबीर है, इकबाल है। तो जसबीर जहाँ रह रही है तो उसके माता-पिता ये खुश है कि चलो वहाँ पे रहती हूँ, सिख बसती है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये अपने बेटे को लेके इकबाल को चिंता में थे ना, तो देखिए इकबाल के साथ कितना गलत होता है इनके बेटे के साथ। ये जो इनका क्या नाम है हरनाम और बंतो जो है, जिसके घर रुके होते हैं, यानी जिसके घर रुके होते हैं राजू के घर या हसन अली के घर, उसके बेटे का नाम रमजान होता है और रमजान का दोस्त होता है नूरदीन। ये लोग क्या करते हैं, ये तो इनके साथी सब मिल के ना जब ये बेचारा सिख इकबाल सिंह भाग रहा था उसका पीछा करते हैं, उसकी जान बख्शने की आवाज़ में एवज़ में कहते हैं कि तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। और हरनाम सिंह के पिता का नाम कौन क्या होता है? सरदार गुरदयाल सिंह। हरनाम सिंह के गाँव का नाम ढोल इलाही बख्श था जहाँ पे ये रहते थे। इनकी तहसील का नाम नूरपुर तहसील था। जिस स्कूल में दंगे खत्म होने के बाद रिलीफ कैंप बनाया गया था, जब
दंगे खत्म हुए, तो जब रिलीफ कैंप बनाया गया था, उस स्कूल का चपरासी एक ब्राह्मण था। वो एक और ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उनकी बेटी प्रकाशो को, अब देखिए जब पूरा सांप्रदायिक दंगा हो चुका था, तो रिलीफ कैंप वगैरह बनाया गया था, तो उसमें कहते हैं कि एक ब्राह्मण जो था रिलीफ कैंप का, उसको स्कूल का चपरासी था, उसी को बनाया गया था और उसकी जो ब्राह्मणी थी चपरासी की, वो जो ब्राह्मणी थी ना बहुत ज़्यादा दुखी थी। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी जो प्रकाशो थी, बेटी को दंगाइयों ने उठाकर वो ले गए, पता भी नहीं चला प्रकाशो को कौन कहाँ लेके गया। और फिर रिलीफ कैंप के आंकड़ा जो था, बाबू उस ब्राह्मण के पास आकर कहते हैं कि कल एक बस नूरपुर जाएगी। एक बस नूरपुर जाएगी, उसमें हथियारबंद पुलिस वाले भी होंगे। वो बस में जाकर नूरपुर में अपनी बेटी का पता लगा लें। ब्राह्मणी उस आंकड़ा बाबू से कहती है, क्या नाम है? आंकड़ा बाबू से कहती है कि अब वो हमारे पास आकर भी क्या करेगी? क्यों? तो उन्होंने कहा, "क्यों नहीं अपनी बेटी का पता करोगे?" तो देखिए कितना भयावह दृश्य है, बुरी वस्तु उसके मुँह में पहले ही डाल दी गई होगी। ब्राह्मण कहता है कि अब प्रकाशो नहीं मिलेगी, जहाँ रहे सुखी रहे। ये देखिए नारियों के साथ कितना विभत्स दृश्य है। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि ब्राह्मण-ब्राह्मणी दंपति, अगर आपकी वो पुत्री है और किसी ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, तो क्या आपका खून का रिश्ता ही उससे खत्म हो गया? क्यों आप ये समझते हैं किसी लड़की के साथ उसका एक तरीके से शारीरिक शोषण हो गया, उसका धार्मिक परिवर्तन हो गया, तो आपका खून का रिश्ता थोड़ी बदल गया। पर हमारे यहाँ पे सोच कितना घटिया है समाज में, हम ये समझ नहीं सकते कि कभी भी दंगा हुआ और उस दंगे में हर एक इंसान पिसता, लेकिन जो स्त्रियों के साथ जो भयावह दृश्य देखने को मिलते हैं, जो उनके साथ भेदभाव होता है, जो उनके साथ लोगों ने समाज ने बहिष्कृत कर दिया है, उससे ज़्यादा दंश कोई नहीं झेलता है। अब प्रकाशों को ये ब्राह्मण-ब्राह्मणी दंपति खोजना नहीं चाहते और यही चीज़ जब हम आपको झूठा सच उपन्यास पढ़ा रहे थे, तब आपने देखा था तारा, तारा बेचारी का लगातार शोषण, आप देख रहे हो जिस कदर वो जीवन में आगे बढ़ती रहती, सोमराज से लेके जो भी जहाँ पे पड़ाव पे गई, हर एक इंसान ने असद को छोड़ के उसको नोचा ही। अंत में उसका प्रेमी असद जब उसके सामने कहता है कि हम तुमको अपने आप को अर्पित करना चाहते हैं, अब तुम्हें स्वीकार करते हैं, तो असद किसी भी तरीके से इस बात को जो है तारा एक्सेप्ट नहीं करती और तारा को जब ये अवसर भी मिलता है, असद कहता है हम तुम्हारे घर छोड़ देंगे, तो भी वो कहती है कि नहीं, तुम्हें हमें हमारे घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे घर वालों को जब ये पता चलेगा कि हमारी तारा जो है कितने लोगों के हाथ में गई, शारीरिक शोषण का शिकार हुई, तो वैसे भी हमें घिनौना स्थिति में देखेंगे। एक जो परिवार है, स्त्री को ना उसके परिवार वाले, ना उसके माता-पिता, सब तो समाज जो है, सारे लोग, जो इस तरीके से हम पे कलंक लगा है, वो हमको समझेंगे ही नहीं। तो हर एक दंगे में एक चीज़ ध्यान रखना है हमको, हर एक दंगे में सब तो जो शिकार होते ही हैं, उनसे भी ज़्यादा भयावह वो दंश का शिकार झेलती हैं स्त्रियाँ। और ये सिर्फ़ इस उपन्यास के बारे में नहीं बता रहे हैं। वर्तमान समय में भी आप प्रासंगिक मुद्दों में जब भी देखेंगे, यूक्रेन-रसिया का वार हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, तो आपको ये आँखों देखा हाल लगेगा। उसमें स्त्रियों की एक अलग ही धारा है, जिनके साथ जो शोषण हो रहा है, लगातार शोषण हो रहा है, बहिष्कृत किया जा रहा है, उनके दर्द को बिल्कुल अलग ही कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रकाशों को ये ढूँढना ही चाहते नहीं है और दंगों के पश्चात जिस कॉलेज में अमन कमेटी की मीटिंग होती है कि थोड़ा अमन शांति कायम किया जाए, उस कॉलेज के 2 चपरासी गेट के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं कि ज़ाहिर लोग लड़ते हैं। अब देखिए, ये हमारे समाज के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ पे अमन क कमेटी की मीटिंग हो रही है, कहते हैं कि ये जो जाहिल लोग हैं ना, वो आपस में लड़ते हैं। समझदार लोग तो खानदानी लोग लड़ते ही नहीं हैं। यहाँ आए हुए लोग में हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, सभी हैं, मगर कैसे ये प्यार से, मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। तो ये अमन शांति की मीटिंग है, लेकिन लोग आपस में लड़ा दिए ना, सब कुछ बिखेर दिए, तो ये चीज़ तो ये लोग कर ही देते। अमन कमेटी की मीटिंग के लिए यही कॉलेज का हाल चुना गया क्योंकि कॉलेज ना हिंदुओं का था, ना सिखों का, ना मुस्लिम का था। वो कॉलेज ईसाइयों का था, प्रिंसिपल भी हिंदुस्तानी नहीं था। तो अमन कमेटी को कायम करने के लिए वो प्रिंसिपल भी हिंदुस्तानी नहीं था, अमेरिकी पादरी था, बड़ा मिलनसार था, बड़ा अमन पसंद था, तो लोगों को शांत कराया जा रहा था। जब सब कुछ लूट गया था देश को, तब शांत कराया जा रहा था। यहाँ पे एक आप देखेंगे अल्लाह रखा करके एक व्यक्ति आता है, ये अपने ही गाँव की एक हिंदू लड़की प्रकाशो, अब ये देखिए वही लड़की है प्रकाशो जो ब्राह्मण-ब्राह्मणी दंपति जो है उनकी लड़की होती है प्रकाशो। तो अल्लाह रखा जो होता है अपने ही गाँव की एक अन्य हिंदू लड़की प्रकाशो पर अनुरक्त होता है, जिसे वो दंगे के दौरान अपने घर उठा लाता है। बाद में प्रकाशो की स्वीकृति होने पर उसके साथ रहने भी लगता है। प्रकाशो कौन है? दंगों के दौरान अपने ब्राह्मण माता-पिता से भटकी हुई वह ब्राह्मणी है, जिसे उसके गाँव को ही अल्लाह रखा अपहरण कर लेता है और लेके जाता है। बाकी कथानक को हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार को सूअर मारने की घटना से कैसे होता है और मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है, वो नत्थू चमार को ₹5 देकर इस घटना में आप देखते हैं सांप्रदायिक तनाव का रंग
मिक्स कर देता है और धीरे-धीरे नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सहकारी सहयोग करता है और शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं। कौन देता है? बख्शी जी की अब अमन शांति कायम करना है ना तो कर्फ्यू लगा दो। लेकिन ये जो रिचर्ड होता है इसको तो कायम करना ही नहीं है, इसको तो फूट डालो राज करो वाली नीति अपनानी है। तो स्थिति की गंभीरता को जानता भी लेकिन अनजाना बना रहता है। परिणाम ये होता है कि पूरे शहर में हत्या, लूट, आगजनी ये सब खुल के हो रहा होता है और ये सांप्रदायिकता का आग इस तरीके से गाँव में फैलता है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ जाता है और दोनों बाकायदा मोर्चे खुलेआम सब चीज़ें होती हैं। भयानक रक्तपात देखने को मिलता है। यहाँ पे एक भयावह दृश्य ये भी आता है कि सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएँ में करीबन 27 औरतें होती हैं जो कुएँ में कूद जाती हैं। और फिर आप देखते हो सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है जब सब कुछ लूट गया है, तब ये होता है और नगर और गाँव से ऊपर एक हवाई जहाज़ मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदलने की कोशिश करता है कि देखो अमन शांति कायम करो और इसमें जो बेचारे बिल्कुल सीधे-साधे लोग हैं वो पिस जाते हैं। सब कुछ उनका लूट जाता है और एक तरीके से वो शरणार्थी कैंप में जैसे आप ये चीज़ ना झूठा सच उपन्यास में देखो कि कैसे कैंप में आपको तारा है, असद है, जयदेवपुरी हैं, सब लोग मतलब ये आप देखिए कि एक समय कैसी स्थिति में हैं और आज वो दर-दर की ठोकरें खाने के लिए विछड़े हैं, शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू-बेटियों का पता पूछ रहे हैं। जो सांप्रदायिक तनाव, खूनी संघर्ष से जो स्थितियाँ पैदा हुई थी उस विकराल रूप के साक्षी वो सब झूठा सच उपन्यास में थे, वो सारे पात्र आपको यहाँ भी उन्हीं रूपों में देखने को मिलेंगे। शरणार्थी कैंप का जो वर्णन लेखक ने किया वो पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाक़ई में हम इंसान हैं? जिस इंसानियत की व्याख्या हम जीवन भर करते रहते हैं वो असल में समय आने पर पिछली सीट ले जाती है और हमारी चालाक शक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना हो जाती है। हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है। रिलीफ कैंप को इस माहौल में जहाँ लोग अपने बिछड़े हुए लापता जन को पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में लेखक एक ऐसे किरदार को भी लेकर आता है जो अपनी मृत पत्नी की लाश को खोज रहा है। कोई जीवित अपने परिवार को नहीं चाहता, कोई मृत पत्नी को खोज रहा है। लेकिन तब पता चलता है कि वो तो जो पत्नी थी वो तो कूद कर आत्महत्या कर चुकी होती है। तो वो रिलीफ कैंप में काम करने वाले क्लर्क से कहता है कि अब घरवाली तो डूब मरी, जो सबके साथ हुई वही मेरे साथ भी हुई, पर ये कड़े और जंजीरें मैं कैसे छोड़ दूँ? क्यों बीजी? असल में तमस जो है ये यथार्थ है समाज का विवश दृश्य जो सच्चा दृश्य है हमारे समाज का मानव सभ्यता का त्रासद वो चीज़ को दिखाता है। कैसे एक बसी-बसाई सभ्यताएँ जड़ से उखाड़ फेंक दी जाती हैं और मानवता पे एक बहुत बड़ा कलंक लग जाता है। भारत-पाक विभाजन की सांप्रदायिक स्थिति को बयाँ करता है ये उपन्यास। तो ये जो हमारे लेखकों ने ये उपन्यास हमें दिया है, सिर्फ़ हमें उपन्यास को साफ-साफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ भी आएँगी, है ना? तो ये सारे हम उपन्यास की पंक्तियाँ कराएँगे, लेकिन थोड़ा-सा ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना? तो इसको उपन्यास को हम संक्षेप में करा देते हैं। बाकी वाचन आप सुनते रहेंगे और बीच में कोई और भी हमको मतलब वीडियो लाना होगा तो उसको लेते आएँगे। बस आप लोग बताते रहिएगा आपको समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये उपन्यास है, कुछ इम्पोर्टेंट ये बता दें क्योंकि बहुत सारे पात्रों का ज़िक्र है ना? थोड़े बहुत नहीं है, बहुत पात्रों का। हम लोग तो बस ऐसे वन लाइनर पढ़ते हैं, उससे कुछ होना-जाना है नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे कहानी बढ़ती है आगे, कुछ लोग इस बात को समझते हैं कि जिनमें कांग्रेस की पार्टी के सदस्य बक्सी है, मेहता, जनरल है, कश्मीरी लाल है, ये दंगों को शांत कराने का प्रयास करते हैं। इसमें एक मुख्य पात्र आपको रिचर्ड दिखता है, ब्रिटिशर्स है और उसके बारे में हमने पहले ही बताया उसकी पत्नी लीजा है और इंग्लैंड जाती है। हरनाम के बारे में पहले ही बता दिया हरनाम कौन है ना? उपन्यास के अलग-अलग प्रकरण में आप देखते हो 2 प्रकरण में बँटा है। जो उपन्यास का 17वाँ प्रकरण है उसमें मुसलमान द्वारा सरदार जी को पकड़कर जबरन और बहुत ही क्रूर तरीके से धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। शेख इकबाल अहमद नाम रख दिया जाता है, ये उनके बेटे की बात बता रहे हैं हरनाम के बेटे की। सैयदपुर गाँव में भी भीषण सांप्रदायिक दंगे यहाँ फैले होते हैं, अनेक लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे जो सैयदपुर गाँव है ना, वहाँ पे 27 महिलाएँ अपने बच्चों के साथ कुएँ में कूद कर जान दे देती हैं। नत्थू जो है बाद में नत्थू का बहुत अंत होता है, मतलब बहुत ही दुखद अंत होता है। आत्मग्लानि और दंगों के हालात देखकर वो स्वयं ही मर जाता है। लगभग 4 दिन बाद रिचर्ड कर्फ्यू लगवा कर दंगे-फसाद को रुकवाता है। 4 दिन बाद, यानी 4 दिन बाद कि मतलब इंसान मर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फ़र्क पड़ेगा? उसका उसमें क्या जा रहा है? ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को निर्दोष लोग मर रहे हैं, उन्हें कोई निर्दोष मर रहा है, उन्हें उससे कोई लेना-देना थोड़ी है, उनसे कोई लेना-देना नहीं है। तो तमस उपन्यास देखिए अपने आप में तो स्वतंत्रता प्राप्ति से भले ही 5 दिन की कहानी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों को कहा गया है, लिया गया है
और इसमें जिला कांग्रेस कमेटी और इन सारे लोगों के बारे में बताया। कमेटी कार्यालय में सही समय पर नहीं पहुँचते, समय-समय पर केवल अजीज पहुँचते हैं। देखिए कमेटी में भी कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं भी आते हैं। कांग्रेस कमेटी का सदस्य जनरल मुंहफट इंसान था। जनरल को देखिए लोग मार देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ना कुछ भारत की आज़ादी से ज़्यादा प्रेम करता है, तो मुँहफट होके चीज़ों को कहता है। कांग्रेस कमेटी का सदस्य जनरल मुँहफट इंसान है, उसके आगे-पीछे कोई नहीं है। हफ्ते में 2-3 बार पिट जाता है, आंदोलन के बिना भी जेल जाना, जलसे के बिना भी तकरीरें करना, कश्मीरी लाल को फटकारना आदि उसके लिए आम बात है। देशभक्ति के गीत के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय नारों से कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा वो लगाता रहता है। अपने को ज्ञानी संस्कृत के धुरंधर विद्वान कहे जाने वाले हिंदू सभा के मार्गदर्शक वानप्रस्थ जी आते हैं, जो हिंदुओं में हिंसा को उत्तेजित करने का काम करते हैं। ये क्या नाम है इनका? वानप्रस्थ। उपन्यास में स्पष्ट झलकता है कि आम लोग हिंसा में भाग नहीं लेना चाहते हैं, किंतु मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा उन्हें विभाजित कर हिंसा में भाग लेने पर मजबूर करती है। हिंदू संगठन के संचालक मास्टर देवव्रत हैं, और देवव्रत हमने पहले बताया कि देवव्रत ये लड़कों को तैयार करते हैं, उसी देवव्रत ने ही आगे बहुत सारे लड़कों को तैयार किया था। इसमें एक 15 साल का वही लड़का रणवीर था, इससे पहले बोला कि मुर्गा काटो, अगर तुम्हारे अंदर हिंसा का भाव नहीं होगा तो तुम क्या लाठी उठाओगे। फिर ये सारे जो रणवीर है, धर्म है, बोधराज है, वो सब लोग देवव्रत को ही गुरु मानते हैं और ये सब काम करते हैं। और ये जो कपड़े का व्यापारी होता है लाला लक्ष्मी नारायण, अपनी ना इसकी बेटी और इसकी पत्नी और जो है इसका बेटा, ये सभी मुसलमानी मोहल्ले में रहते होते हैं, मतलब बढ़िया इनका लक्ष्मी नारायण पहले से बसे होते हैं, पत्नी है, बेटे सब है। इनके नौकर का नाम ननकू होता है, वो अपने ननकू अपने जो है समधी के पास पत्र भिजवाते हैं कि जो शहनवाज है उसको भेजकर मुझे इस मुसलमानी मोहल्ले से निकाल दो। तो क्योंकि ये लोग मुसलमानी मोहल्ले में फँसे हैं, सांप्रदायिक रूप ले चुका है। पहले जब रहते थे तो शांति से रहते थे, तो जो शहनवाज आता है उनके साथ समधी की गहरी दोस्ती होती है। तो शहनवाज बड़ा मतलब रसूख वाला इंसान होता, मुस्लिम था, तो उसने उसके मोटरें जगह-जगह चलती थी, तो उसका पेट्रोल का ठेका भी था। लाला जी की समधी के साथ लुकमा तोड़ने जैसा उसका रिश्ता था। तो वो लाला जी के परिवार को लेकर ना कहाँ से जो सदर बाज़ार है वहाँ चला गया और वहाँ उनके किसी संबंधित घर पे उनको छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि उनके अपने जिगरी दोस्त रघुनाथ के घर गया। शहनवाज अपनी जिस गाड़ी में लाला जी के परिवार को बैठाकर ले गया था, वो गहरे नीले रंग की ड्यूक गाड़ी थी, उसमें लेके गया, उनको छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि अंतरंग सभा की बैठक में जो लाला जी थे, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि खतरे की घंटी को ठीक करवा लिया जाए। दरअसल जहाँ इन लोगों की दुकान थी, एक खतरे की घंटी बीच चौक में थी। ये हुआ कि खतरे की घंटी ऐसी कि मान लो कभी दंगा-फसाद कुछ हो रहा है, अचानक वो बजा दिया जाएगा, तो पूरे लोग अलर्ट हो जाएँगे, कुछ दंगा होने वाला है। तो लोग कहते हैं कि देखो इसमें रस्सी डलवा लो घंटे में, ताकि कुछ भी हो सबको पता चल जाए, अलर्ट हो जाए सब। लाला जी ने अंतरंग सभा की बैठक में 500 रुपए भी दिए। शहनवाज का भीम का ज़िक्र करना रघुनाथ से। शहनवाज जो है एक किरदार आता है, भीम उससे ज़िक्र करता है, और भीम जो है वो उनके लड़कपन का सहपाठी रहा होता है और किसी छोटे से डिप्टी असिस्टेंट सिटी पोस्ट मास्टर का बेटा भी होता है, कौन भीम। इसी नाम से वो अपना परिचय दिया करता है। तो जो रघुनाथ है, रघुनाथ के परिवार में उनके कितने भाई होते हैं? 3 भाई होते हैं। वो उनकी बीवियाँ और रघुनाथ की छोटी बेटी होती है और एक नौकर था। नौकर का नाम रघुनाथ के यहाँ देखिए मिल्खी नाम था, और मिल्खी और किसी अंगीठी पर जो है ये जो रघुनाथ हैं, इनकी माँ का चित्र है। तो एक रघुनाथ के परिवार का ज़िक्र है, जिनमें रघुनाथ के 3 भाई हैं, उनकी पत्नियाँ हैं, और रघुनाथ की छोटी बेटी थी और एक नौकर मिल्खी था, और इनकी माँ का निधन था, अंगीठी पे चित्र लगा था। लेखक ने कहा न जाने ये मिल्खी जो व्यक्ति रघुनाथ के यहाँ रहता था, ये कहाँ से आया था, ना पंजाबी था, ना गढ़वाली था, अपने घिसे-पिटे छोटे-छोटे दाँतों के बीच से किसी खिचड़ी भाषा के शब्द जो है पीस-पीस कर निकालता था। तो रघुनाथ की पत्नी जानकी, तो रघुनाथ की पत्नी का नाम क्या था? जानकी। रघुनाथ की पत्नी जानकी शहनवाज से अपने घर की बीच वाली छत की असबाब वाली कोठरी। अब देखिए जब ये लोग इनके घर पे आ गए थे ना, इनको छोड़ दिया गया था, क्या नाम है, ये लाला जी को जो लेके आया था, मतलब मुस्लिम मोहल्ले से निकाल के लेके आया, दूसरी जगह पे छुड़वा दिया। तो जो रघुनाथ की पत्नी जानकी हैं, तो रघुनाथ की पत्नी जो जानकी है, शहनवाज से अपने घर की, यानी रघुनाथ की पत्नी जो जानकी हैं, उन्होंने जो शहनवाज़ था, उसे अपने घर की बीच वाली छत की असबाब वाली कोठरी में रखे अपने ज़ेवरात मँगवाती है कि जाओ जो है उसको लेते आओ। रघुनाथ की पत्नी कहती है कि वो मेरा निकलवा दो, और अलमारी की चाबियों को गुच्छा देती है जिसमें लगभग 15 चाबियाँ होती हैं। कुछ छोटी-बड़ी पीतल की चाबियाँ होती हैं, अलमारी के ताले की एक छोटी-सी पीतल की चाबी देती है कि देखो पता नहीं कब जाना होगा, तुम एक काम करो वो निकलवा दो, और ये चाबी है, खान जी भूल नहीं जाना। तो ये कहती है। जो शहनवाज़ होता है क्योंकि मुस्लिम है, वो जाएगा तो मुस्लिम मोहल्ले में कुछ होगा नहीं उसको। तो शहनवाज़ अलमारी से एक डिब्बा निकालता है जो नीली मखमल से ढका हुआ डिब्बा होता है। वो घर की किसी स्त्री का श्रृंगार बक्सा जैसा लगता। लेकिन सीढ़ी से उतरते समय जो मिल्की है ना, मिल्की इनके यहाँ पे जो रघुनाथ के यहाँ जो है मिल्की जो होता है काम करता रहता है। तो मिल्की को ना क्या होता है, पीछे से वो लात मार देता है गुस्से में। गिरा देता है। मतलब उसको ये लगता है कि यार ये तो हिंदू है,
हम मुस्लिम हैं और बेचारे मिल्की की गर्दन की हड्डी टूट जाती है जिससे मिल्की की मृत्यु हो जाता है। गरीब जो है इत्र फरोश के पेट में। और एक जगह पे और एक दृश्य आप देखेंगे, जब ये देवव्रत ना सारे बच्चों को सिखाता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं है, भाव है, तुम्हारे अंदर देशभक्ति आना चाहिए, ऐसे लाठी चलाना चाहिए, ऐसे मारना चाहिए। तो एक मुस्लिम व्यक्ति जो है, गरीब व्यक्ति है, इत्र फरोश बेचता है गली में। तो जब वो इत्र लेके जाता है ना, तो ये पहले ये होता है कि रणबीर को बोलता है तुम जाओ छुरा मारो। तो रणबीर जाता है तो कहता है, इंद्र कहता है मैं मारूँगा। इंद्र जो है उसकी मतलब इतना दर्दनाक मारता है उस व्यक्ति को, इत्र बेचने वाले को मार देता है। निर्दोष व्यक्ति को मार देता है। ऐसे जगह-जगह पे आपने दंगों के बहुत सारे फ़साद देखेंगे। तो वो मतलब ऐसी अलग-अलग रूपों में आप देखो, जैसे हरनाम सिंह है। तिलाही बख्श गाँव में चाय की दुकान थी, 20 वर्षों से रहता था, परिवार टूट गया, लूट गया पूरी तरीके से। शरण के लिए राजू के घर गया, तो उसकी बहू इकरा लूट रही है उसको, है ना? फिर ट्रंक लूट कर ला रहे हैं। एहसान अली का बेटा रामजान, वो हमने आपको कहानी बताई कि किस तरीके से वो कर रहा था। और फिर यहाँ पे जो दंगाइयों का ये जो गुरुद्वारा में सब कुछ चलता था, तो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सब बढ़िया से अमन-चैन से रहते थे। लेकिन आपने देखा कि मुसलमान दंगाइयों ने गुरुद्वारा में भी बढ़ता देख पवित्रता को, जसबीर और उसके साथ की बहुत सी महिलाएँ, देखिए जसबीर इनकी बेटी थी, यानी जो हरनाम बंतो थे, इनकी बेटी जसबीर भी सुरक्षित नहीं रही, बेटा इकबाल भी सुरक्षित नहीं रहा। कुल 27 लोग जो है कुएँ में अपना जान दे दिए थे मर के, मतलब कूद के। दंगों के बाद हिंदू मोहल्लों के मुस्लिम घर और मुस्लिम मोहल्लों के हिंदू घर धड़ल्ले से बिकने लगे थे। मतलब देखिए घर भी बिक रहे थे। धनी व्यक्ति बड़ी निर्लज्जता से इन सबको खरीद रहे थे। जो लीजा इनकी रिचर्ड की पत्नी बीमार पड़ी थी, रिचर्ड उसे जो है ये हुआ कि दिखाना चाहता था कि तुम्हें दिक्कत है। तो देखता है कि वो लाशों के ढेर पे जाती है ना, तो वो कहता है कि चलो हम तुमको लार्क पक्षी दिखाते हैं। लार्क पक्षी दिखाने के लिए अपनी पत्नी को घुमाने के लिए, वो कहती है लार्क पक्षी देखेंगे? लीजा की बातों से चिढ़कर रिचर्ड कहता है ये हमारा देश नहीं है जो तुम इन लाशों को नहीं देख पा रही हो। सिख प्रकाशों के साथ जबरन जो है शादी कर लेता है, तो वो अल्लाह हरखा करके उसके बारे में बता दिया था पहले आपको। कांग्रेस के बख्शी जी और मुस्लिम लीग के हयात बख्श आपस में मतभेद बुलाकर अमन काम करने में लग जाते हैं। बाद में मुराद अली जो होता है लाउड स्पीकर पर हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाता है। मतलब सब कुछ पहले पता है, लास्ट में सब कुछ ऐसे हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और जो लोग सबके लिए ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं, दरअसल वो लड़ा रहे थे और लड़ाने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं लोगों ने उठाया। इस तरीके से दंगा बंद होने के बाद सत्तासीन अंग्रेज अधिकारियों ने 3 दिन तक दंगों की रोकथाम की दिशा में कोई काम नहीं किया। फिर इस तरीके से उपन्यास में दंगों के बीच कई मानवीय दृश्य भी देखने को मिले, जैसे नत्थू चमार का शहर में दंगे फूटने का अपराध, एहसान अली का लज्जित हो जाना, अंतकराजों द्वारा अरनाम सिंह की मदद करना। तो कुछ-कुछ लोग तो होते हैं ना कि हर जगह पे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ें रहती है। तो कुछ दृश्य आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ, वो लोग अच्छे थे। और फिर कैसे सोहन सिंह मीरदाद को दंगों में मार दिया गया। मुस्लिम अमलेच्छों को तैयार कर जैसे इंद्र ने गरीब को मार दिया। अंग्रेजी हुकूमत का डिप्टी कमिश्नर सब कुछ रोक सकता था पर नहीं रोका। सिख और मुस्लिम में लास्ट में आप जब देखते हैं दंगाइयों में जो युद्ध छिड़ा था 2 दिन तक ये चलता रहा। तो उपन्यास में आप देखते हैं कि कहते हैं कि भीष्म सानी जी कहते हैं उपन्यास में लेखक ने दर्शाया कि दंगों में उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता जो धनाढ्य है, पैसे वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्षति या मौत तो उन लोगों की होती है ना जो 2 वक़्त की रोटी के लिए घर से बाहर निकलते हैं। ननकू, मिल्की, गुरखा घरों के नौकर हैं, जिनके मालिक खुद तो जान बचाकर भाग जाते हैं और इन्हें घर की सुरक्षा के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। तो ये सब घर के नौकर हैं, ननकू है, मिल्की, इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो ये उपन्यास जो है बहुत सारे दृश्यों को आपके सामने खोल कर रख देता है। भीष्म साहनी जी तो ऐसे विभाजन की त्रासदी पर इसको लिखे ही है। गोपाल राय कहते हैं इस अंधकार का ये घोतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है। इस लड़ाई में शिकार हिंदू मुस्लिम नेता नेता नहीं है। फतेह चंद की टाल पर काम करने वाले मजदूर कश्मीरी, गली गली दूध बेचने वाला मियाँ होता है, बूढ़े हरभजन सिंह होते हैं, इकबाल सिंह होते हैं और सैयदपुर जैसे गांव के लोग होते हैं जहाँ पुरुष मारे जाते हैं, औरतें बच्चों को लेकर कुएं में कूद जाते हैं। नामवर सिंह कहते हैं भीष्म सानी वर्तमान हिंदी जगत के उन थोड़े से लेखकों में आते हैं जो अच्छे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष और प्रतिबद्ध हैं। खास बात ये कि वे अपनी रचनाओं में आस्था का ढोल नहीं पीट रहे हैं। उनके 100 में साल इन सहज और विनम्र भाव में वो दर्द झलक आता है कि सच में इतना गलत हुआ था। तो कुल 21 प्रकरणों में ये बटा है। पहला हमने बताया था कि पहले प्रकरण में तमस उपन्यास का रीढ़ यही माना जाता है। एक सालुत्री साहब ने कैसे कहा, 5 रुपए में ये शुरू हुआ और इस तरीके से पहला आपका फिर मुराद अली का जिक्र आता है कि मुराद अली कैसा व्यक्ति है। सांप्रदायिक आग को मूर्त रूप देने में इसका बहुत अहम भूमिका होता है। सालुत्री साहब कौन है? भीखू चमार
डोम का ज़िक्र आता है। फिर दूसरे प्रकरण में ऐसे ही ये बख्शी जी वगैरह कैसे जुटते हैं, अजीज है। मास्टर रामदास कांग्रेसी कार्यकर्ता है, प्रभात फेरी में इसके ना पहुँचने पर बख्शी जी चिंतित हो जाते हैं कि गीत गाना है और गीत गाने वाला रामदास अभी तक आया ही नहीं। तो फिर आते हैं तो फिर अजीज कहता है कि अरे भाई तुम तो मेहता जी तुम तो लीडर लगते हो। देसराज है, इसके अलावा शंकर लाल है, कश्मीरी लाल कांग्रेसी कार्यकर्ता है। तो ये सब ना आपको दूसरे वाले में ये सब देखने को मिलेगा। फिर ये लोग तिरंगा उठाते हैं, सुबह-सुबह निकलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, है ना? और जनरल करके 50 वर्ष का वो जेलों से जब से छूटा हमेशा वर्दी पहने रहता है। देवदत्त आर्य स्कूल सेठ ठेकेवाला, कोहली प्रदेश कांग्रेस के चुनाव में प्रत्येक जिला में ही आते हैं। इमामदीन और इसी तरीके से शेर खां का ज़िक्र आता है, रामदास ने जिसके घर झाड़ू, कौड़िया ये सब लगाया। महमूद हमाम वाला करके तीसरे प्रकरण में आता है। चौथे में रिचर्ड और लीचा का ये सब का ज़िक्र होता है। उनका नौकर खानसामा होता है। रिचर्ड अंग्रेज़ी सरकार का नुमाइंदा और कैसे-कैसे होता है पारखी, ये सब हमने पहले ही बता दिया है। बाकी जब हम प्रकरण पढ़ाएँगे ना, एक-एक प्रकरण को आपको समराइज़ करते चलेंगे, तो आपका कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं कि छूट जाएगा। एक प्रोफ़ेसर रघुनाथ आता है, ये इसका कहना तो यही था कि ये आदमी डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड वास्तव में प्रशासन के काम के लिए बना ही नहीं है। वो तो केवल अनुभूति वाला व्यक्ति है, किताबी ज्ञान रखता है। अन्याय रिचर्ड का तो बहुत बड़ा गुण ये है कि जब वो बात करता था तो लगता था कि कोई मशवरा दे रहा हो, तो ये उसका उठना-बैठना उसके साथ होता था, इसलिए कहता था। इसके बाद जो 5वां प्रकरण है ना, इसमें प्रभात फेरी, गांधी जी से प्रभावित होकर साफ-सफाई का बात होता है। एक नान बाई की दुकान गुरुद्वारे की गई गली के सिरे पर बनी हुई थी। केलों की मस्जिद जिसके आगे सूअर फेंका गया था, फिर मोहयालों की गली, मोहयाल, फिर ऐसे ही वानप्रस्थ जी का ज़िक्र आता है, कैसे साप्ताहिक सत्संग में मंत्रपाठ ये करते हैं वानप्रस्थ जी, हैं। माई सत्तू की धर्मशाला का ज़िक्र आता है, मास्टर देवव्रत और देवव्रत के कैसे 15 साल का ये सब सीखने आते हैं। स्कूल का बूढ़ा गोरखा चौकीदार होता है, संगठन का नायक यहाँ पे बोधराज होता है क्योंकि 3-3 लड़के जो सीखते हैं, है ना? तो और इनके अलावा कमसरीट के बाबू मस्तराम का बेटा था कौन? बोधराज था। और धर्मदेव ये खाली कारतूसों की पेटी उठाता है। रणबीर के दल में धर्मदेव भी आता है। हयात बख्श तो पहले ही बात कर लिया था। ये दानवीर लक्ष्मी नारायण तो पैसे वाला है, दानवीर वाला काम करता है। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, पुलिस अफसर रॉबर्ट करके, हर्बर्ट उस उम्र का अमेरिकी पादरी था, इसका ज़िक्र होता है। अब्दुल गनी करके ये कौन होता है? तो अब्दुल गनी कांग्रेस की कमेटी के रुकन और पुराने कार्यकर्ता मोलदाद के द्वारा इन्हें हिंदुओं का कुत्ता कहा गया अब्दुल गनी को। सरदार विसिन सिंह कौन होता है? तुर्कों के आगमन की बात सुनकर अपनी माँ को याद करता है, तो इसके बारे में भी पहले ही ज़िक्र कर लिया है। इसके बाद मुजफ्फरनगर, लतीफ़ का ज़िक्र आता है। लतीफ़ कौन है? कांग्रेस दफ्तर में काम करता लतीफ़। हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे। अज़ीज़ अहमद, दाढ़ी वाला मौला दादी बिजली कंपनी में क्लर्क हुआ करता था। इनके अलावा जो है हकीम लाभाराम, खोमचे वाला संतराम, दर्जी खुदा बख्श, इत्र फरोश वाला इब्राहिम था। ये इत्र फरोश वाला व्यक्ति इब्राहिम था। सरदार हकीम सिंह का जिक्र और विद्या के अलावा बुद्ध सिंह कपड़े की दुकान का जिक्र आता है, यानी विद्या का विवाह था और एक लोग आते हैं किस तरीके से कहते हैं कि विवाह है लड़की का और आपको कपड़े जल्दी सिलने हैं। और उधर फजल ई नानबाई की दुकान पर मजलिस जमी हुई थी। बूढ़ा करीम खान जिलानी था। फिर मुराद अली ने डरू का लालच देकर नत्थू चमार से सूअर जो है उसका खाल खिंचवाया था। मोतियारानी नत्थू अक्सर जिसके पास जाया करता था, ये कौन थी? कौन जाता था? नत्थू जाता था मोतिया के यहाँ। फिर ये लाला लक्ष्मी नारायण के बारे में बताता है, इनका लड़का जो था वैसे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे लक्ष्मी नारायण, अपने लड़कों के दे दिए थे और बेटी इनकी विद्या थी, विद्या का ही विवाह हुआ था, मतलब पड़ा हुआ था। नौकर इनके लक्ष्मी नारायण के नौकर का नाम ननकू था। 20 वर्षों से यही ननकू रह रहा था। लालू जी को दानवीर प्रधान भी कहा जाता था। किसको? लाला जी जो थे इनको दानवीर प्रधान भी कहा जाता था। इनके पड़ोस की छत पे फतादीन और उसका भाई और उसका बूढ़ा बाप खड़ा था। हयात बख्श ये मुस्लिम लीग का ऐसे करके प्रधान होता है। शहनवाज़ एक आता है, शहनवाज़ तो पहले ही बताया ना, वो इनके समधी का दोस्त होता है, तो वही निकालता है मुस्लिम वाले गली से इनको। पत्नी का नाम फ़ातिमा होता है, इनकी मोटरें जगह-जगह चलती हैं और सदर बाज़ार से यही जो है इनको छोड़ता है। शहनवाज़ रघुनाथ का मुस्लिम दोस्त है ना? रघुनाथ का क्या है? मुस्लिम दोस्त है रघुनाथ का। देखिए लेकिन रघुनाथ के नौकर को ढकेलता कौन है? यही शहनवाज़ ही ढकेल देता है और रघुनाथ को ये याबू कहकर पुकारता है। कौन प पुकारता है? शहनवाज़। जानकी कौन है? तो जानकी जो है रघुनाथ के यहाँ जाती है, तो जानकी इनकी रघुनाथ की पत्नी है। बाकी रघुनाथ तो 3 भाई थे। मिल्की रघुनाथ के घर का नौकर होता है, जैसे सीढ़ियों से उतरते समय शहनवाज़ जो है लात मारकर गिरा देता है, वो सांप्रदायिकता की वजह से। शहनवाज़ से जानकी अपने घर जो छूट गया है देवर वो मंगवाने के लिए कहती है, ये हादसा उसी समय का है। और फिर 11वें प्रकरण में आप आएँगे तो देवदत्त जो है, देवदत्त का ज़िक्र है। कश्मीरी है तो जो फतेह चंद के टाल पर काम करता था, कोयला और लकड़ियाँ घर-घर पहुँचाने वाला मार दिया जाता है, कश्मीरी है तो। जगदीश कौन है? मुसलमान मजदूरों की बस्ती में बैठा दिया गया है जगदीश। कुर्बान अली इसे रत्ते में भेज दिया गया था
इनके अलावा आप देखो देवदत्त और अजीज हयात बख्श के घर मीटिंग के लिए गए हैं। रामनाथ कौन होता है? तो ये जिसे देवदत्त ने पिता को घर छोड़ आने के लिए कहा था, रामनाथ है। जरनैल को मार दिया गया था। जरनैल को बाद में मार दिया जाता है। बेचारे उसको ना इस लोगों को लगता है वो सनकी है, लेकिन रियल में तो वही लड़ रहा था। और शस्त्रागार ऊपर की मंजिल में थी, निचले मंजिल में ये जब पूरे खानसामे में आप देखते हो कि सारे शस्त्रों को रखा जा रहा था लड़ाई करने के लिए, तो उसमें शस्त्रागार ऊपर की मंजिल पे था और निचली मंजिल पे शंभू के बूढ़े दादा-दादी रहते थे। रणबीर की टोली में देखिए कौन-कौन था, तो रणबीर वाली टोली में जो है शंभू भी था, मनोहर भी था, इंद्र भी था और इंद्र ही था वो व्यक्ति जो इत्र वाले को मारा था। बाकी शंभू, मनोहर भी इसकी टोली में थे। इंद्र ने ही फरोज को चाकू को भोंक के मारा था। महमूद यहाँ पे धोबी था। देखिए सब अलग-अलग थे। महमूद धोबी था, रहमान हमामा वाला था, नवाबजादा जलाल खान था, मियाँ जी थे, चुन्नीलाल दफ्तर में ये काम करता था। ऐसे ही 13वां प्रकरण है, इसमें कालू भंगी। कालू भंगी जो सुअर को उठाकर ले गया था, कालू भंगी ईसाई वो जो है लेके गया था। नत्थू की पत्नी वो अपनी सारी पत्नी को बात बता देता है। यहाँ से आपका दूसरा खंड शुरू हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे 14वां प्रकरण जो है, इसमें चौथावां जो अध्याय है, सरदार गुरदाल से जो है सरदार गुरदयाल सिंह हरनाम जी के पूरे उसके बारे में 14 प्रकरण में दिया गया है 14वें में, क्योंकि ये ढोक इलाही बख्श जो तहसील नूरपुर कैसे गुरदयाल का लड़का हरनाम होता, हरनाम का लड़का फिर क्या है हरनाम की लड़की जसबीर थी और उनका लड़का जो था इकबाल था, पत्नी बंतो थी। 20 साल से ये लोग रह रहे थे मीरपुर में चाय की दुकान थी। और फिर देखिए इनके साथ कितना गलत होता है। करीम खान कहता है कि आप लोग निकल जाओ, ये लोग निकल जाते हैं, फिर सामान लूट जाता है और फिर कैसे जो है आगे दो है आप देखते हैं कि इनके एहसान अली और जो है और जो जिनके यहाँ पे रुके होते हैं वो लोग कैसे करते हैं। एक अशरफ और लतीफ़ है, ये गाँव के लड़के अशरफ और लतीफ़ होते हैं, ये पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। ढोल मुरीदपुर, ये सरदार जी व बंतों ने जिस गाँव में एक रात के लिए शरण ली थी ना, उस गाँव का नाम क्या था? ढोल और मुरीदपुर था। और इसके बाद 15वां प्रकरण यहाँ पे किशन सिंह का ज़िक्र आता है, किशन सिंह सुरक्षा का प्रबंध कर रहा होता है। सरदार हरि सिंह, ये गुरुद्वारों में वो बंदूकों को जो मोर्चा दाईं छोर पर था वही हरि सिंह वहीं पे हरि सिंह तैनात था। तो ये चीज़ था। निहंग सिंह जो गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था निहंग सिंह। बिशन सिंह मनिहारी वाली जिसकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी। गुरुद्वारे के पिछवाड़े 2 गलियाँ छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊँचा 2 मंजिला मकान था और फिर गाँव के मुस्लिम सरदार तेज सिंह, इनके नाना की तलवार थी, जिनके पिता महाराजा रणजीत सिंह की दिखाई हुआ मतलब ये था। तो गाँव के मुखिया सरदार तेज सिंह थे और इनके नाना की तलवार थी, जिनके पिता महाराजा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। प्रीतम सिंह कौन है? तो नारा लगाने वाला लड़का जो बोले सो निहाल सत्याकाल, प्रीतम सिंह नारा लगाता है। जिले के हकीम आला डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर। रहीम तेली ये कौन है? घर में असला इकट्ठा करने वाला रहीम तेली। ये मुसलमानों द्वारा सिखों के विरुद्ध रहीम तेली जो है घर में अपने जो है चीज़ों को इकट्ठा करता है। सोहन सिंह कौन होता है? ये गुरुद्वारे में मुसलमानों से मिलकर शांति कायम करने की बात करते हैं। मुस्लिम से मिलता है पर मार दिया जाता है। मीरदाद जो छोटा भाई अल्लाहदाद का छोटा भाई है, ये भी चैन कायम करना चाहता है। सोहन और इन दोनों का ये ख़यालात है कि स्कूल खोलेंगे, पर बेचारों को जो है भेड़ चढ़ना पड़ता है। फिर नानबाई की दुकान का ज़िक्र, गंडा सिंह चाय वाले की दुकान का ज़िक्र है, शेख की बैठक का ज़िक्र है। हरवंश सिंह कौन है? जिसे देवदत्त ने शांति कायम करने के लिए भेजा था, ये है हरवंश सिंह। मुखबिर गोपाल सिंह आपने देखा था, इसके बारे में बताया था कि गोपाल सिंह कैसे जो है गुरुद्वारे से मुसलमानों की खबरों का पता लगाने के लिए भेजा गया था, वो किसी तरह बच गया था, जिसके घर में गया था तो बूढ़ी जो चन्ना देई रहती थी ना, चन्ना देई जान गई थी। वहीं टाट के पर्दे के पीछे वो छिप गया, फिर अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी तो वहाँ से भाग पड़ा था। किसी तरह भागते-भागते वो घबराहट भरे आया। अंधेरे के कारण नाली पर बैठे जो बूढ़े नूर खान थे उनसे टकरा गया। नूर खान अंधा होता, वो चिल्लाता मारी दित्ता वो मारी दित्ता। और फिर अशरफ कसाई कौन था? जिसने गोपाल सिंह के पीछे भागते समय लाठी फेंकी थी। मतलब पकड़ने के लिए अशरफ कसाई ने फेंका था लेकिन वो लगी नहीं उसको। जसबीर तो इनकी बेटी थी। युद्ध समिति में आपने देखा कि सरदार मंगल सिंह सुनार प्रीतम बजाज पंसारी थे। बूढ़ा लुहार करीम बख्श जिसके सीने में तलवार घोंप दिया गया था बलदेव सिंह ने। और फिर ऐसे 16 प्रकरण हैं। हरनाम सिंह व बंतों को एक रात के लिए ठहरने वाला जो है एहसान अली, उसके घर ये लोग रुके थे, तो ये 16वें प्रकरण में है। रमजान अकरब वो करके हैं। फिर 17वें इस अध्याय में हरनाम के बेटे इकबाल सिंह जो मीरपुर में बजाजी की दुकान थी, दंगों को देखते हुए अपने घर ठोक इलाही बख्श भागा, लेकिन रास्ते में ये नूरदीन रमजान उसको पकड़ के क्या करते हैं, अमानवीय तरीके से जबरन मुसलमान बना देते हैं और नूरदीन कहीं से एक मांस का टुकड़ा उसके मुँह में ला के कर देता है
और इस तरीके से जिससे टप-टप खून की बूँदें टपक रही थी इकबाल के मुँह में डाल देता, उसे सभी रस्म और रिवाज से मुसलमान बना देते हैं और वो हो जाता है शेख इकबाल अहमद। ऐसे 18वां वाले पे जब आएँगे तो गुरुद्वारे में 5 लाशें पड़ी होती है। उन 5 लाशों में आप देखेंगे बड़ा भयावह दृश्य होता है। निहंग सिंह जो छत पे खड़ा था उसको मार दिया गया है। सोहन सिंह जो फसाद रोकने के लिए शहर-शहर गया था उसको मार दिया गया है। और जो खालसा स्कूल के चपरासी हैं, खालसा स्कूल की चपरासी की उनको नंबरदार ने घर पर रख लिया उनकी पत्नी को। माई भागा जो है एक झापड़ पड़ते ही मृत्यु हो गई, माई भागा को मार दिया गया। बूढ़ा सौदागर सिंह उनको भी मार दिया गया। एक लाश कुएँ के पास औंधी पड़ी देखी गई थी। ये आदमी मुगलाती में मारा गया था और एक कस्बे का भिश्ती अल्लाह राखा जो पानी लाने गया था उसको भी अल्लाह राखा को मार गया। जो प्रकाशों को मतलब ले गया था अपहरण करके फिर विवाह भी कर लिया था, वो उसी को मारा गया था। गुरुद्वारे के सामने वाली फतादीन नानबाई जो थी तो गुरुद्वारे के सामने आप देखो फतादीन जो ये था नानबाई की दुकान वाले 2 छोटे बच्चे यहाँ पे मारे गए थे। किशन सिंह जो छत पर बैठा एक आध फायर करके काफ़िरों को चेतावनी देता किशन सिंह था। फिर इसके बाद ग्रंथी की छोटी बाई जिसे सभी छोटा ग्रंथी कहते थे, मुसलमानों को गुरुद्वारे का संदेश लेकर गया था, वो भी मार दिया गया। छोटे ग्रंथी का नाम मेहर सिंह था। जसबीर कौर इनको गाँव की सभी औरतों को लेकर बच्चे सहित कुएँ में गिर के आत्महत्या इन्होंने कर लिया था। और फिर इसी तरीके से 19वें प्रकरण में फसादों के चौथे दिन 18 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया, पर आज 5वां दिन कर्फ्यू की मियाद केवल 12 घंटे तक कर दी गई, शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे। कांग्रेस की ओर से एक स्कूल के अंदर रिलीफ दफ्तर खुलवाया गया था। दहलीज के पास मनोहर लाल खड़ा था, काला मोटा जो कि दूसरा आदमी कम्युनिस्ट देवदत्त था। लीजा जिस सोफे पर पेशाब कर चुकी थी वो रिचर्ड ने कमिश्नर लॉरेंस से लिया था। अच्छा ये मतलब ये बताते हैं जो लीजा और रिचर्ड का ना रिश्ता बहुत ही खराब हो गया था। एक समय लीजा जो है बहुत बड़े मतलब कि नर्वस ब्रेकडाउन की शिकार हो गई थी। उसे खुद भी नहीं पता होता था कि क्या कर देती, कभी-कभी पे जो है सोफे वगैरह पे पेशाब कर देती, उस पे खुद का नियंत्रण नहीं था। इनका दाम्पत्य जीवन ऐसा था कि टूटने-टूटने से रहा, ये वाली स्थिति हो गई थी। इतनी भयावह दृश्य थी, 103 गाँव जल गए थे, इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और बीच में देखेंगे करतार सिंह, ये इमादत खाने के बारे में कहता है कि अच्छा था उसने पहली बार नहीं किया। बंता सिंह जिसकी आँखों पर गड़ासे से मार हुआ था। आंकड़े इकट्ठा करने पर बाबूजी ने बताया कि कुल 10,000 लोग थे जो हरजाना वगैरह के बारे में बताया। फिर हरनाम सिंह की बंदूक अधीरों में जलालुद्दीन सूबेदार के घर में रखी मिली। ये सब लास्ट में ये वाला दृश्य होता है ना कि लड़ाई-वड़ाई सब बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ लोग अपने पति-पत्नी जो खो गए हैं, खोज रहे हैं। पत्नी सुखवंत, बेटा गुरमीत था, अपने बेटे सहित कुएँ में कूद गई, पति जाँच के लिए आँकड़े लिखवा रहा है। ये जब कैंप में सब लोग थे ना, ये पता था कि सब लोग ये अपने बच्चों को, परिवार को ढूँढ रहे थे और आँकड़े लिखवाने के लिए जा रहे थे। ये लाला देवराज जो अपनी मृत पत्नी के शरीर से जेवर निकलवा देने और आँकड़ा ऑफिसर को उसमें से हिस्सा देने की बात करता है कि बस तुम मेरा जो पत्नी मर गई हो, लाला देवराज कहता है उसपे निकलवा दो और पैसा ले लो आधा-आधा। नत्था सिंह जो बच्चों जैसी हरकतें करता है, अपने गाँव जाने से मना करता है और कारण बताता है कि वो सुन्नत करते हैं, हम वहाँ नहीं जाएँगे। स्कूल के चपरासी का संबंधी अपनी ब्राह्मणी के साथ बैठा, उसकी बेटी की लापता होने की चिंता में प्रकाशों का नाम आता है, लेकिन जब उससे कहा जाता है कि जाओ ढूँढो, अल्लाह राखा उसको अपहरण कर लिया, ये सारी चीज़ें, कहता है क्या, अब तो वो उसका जीवन बेकार हो गया होगा, उसको हम नहीं ला पाएँगे। शहर में जो है अमन कायम करने के लिए 21वां जो अध्याय है उसमें शहर के एक ईसाई कॉलेज के हॉल को चुना जाता है, जिसके प्रिंसिपल कौन होते हैं? लूकस साहब। तो यहाँ पे ईसाई अमेरिकी होते हैं और यहाँ पे जो है लोग इकट्ठा होते हैं और इस तरीके से लोगों को संदेश दिया जाता है कि थोड़ा-सा आप लोगों को शांति कायम करना है। तो इस तरीके से बाबू पृथ्वीचंद, लाला लक्ष्मी नारायण कपड़े के व्यापारी, सब लोग जो है जितने भी लोग थे बचे थे रंगून शहर की तारीफ़ कर रहे हैं, सरदार मोहन सिंह, लाला श्याम लांग, कांग्रेस कमेटी के सदस्य सब दिख रहे हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, अशरफ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे नदारद हैं। अमन कमेटी में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को पहले ही बलि का बकरा बनाया जा चुका है। जनाब हयात बख्शी जी, बचे कौन थे? यही लोग बचे थे। वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है कोई, कोई जोधा सिंह जो अपने को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मानता है, मास्टर रामदास हैं, जनरल सेक्रेटरी मानते हैं, मनमोहन करके है, रिचर्ड से चिढ़ता है, कमेटी में रिचर्ड के खिलाफ बोलता है, उसकी खिल्ली उड़ाता है। अमन कमेटी की बस जो है निकल पड़ी है अमन कैम्पचाइन जो है अमन जिसे एक शांति स्थापित करने के लिए, तो गुलाबी और सफ़ेद धारी वाला जो है बस निकलता है कि चलो पूरे गली मोहल्ले में हम अमन शांति कायम करते हैं। लाउड स्पीकर पे आवाज़ होता है, इतना छल प्रपंच के साथ जो है ये उपन्यास खत्म होता है। मुझे ठीक याद नहीं कब बम्बई के निकट भिवंडी नगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, पर मुझे इतना याद है कि उन दंगों के बाद मैंने तमस लिखना शुरू किया। ये सचमुच अचानक ही हुआ, पर जब कलम उठाई और कागज सामने रखा तो ध्यान रावलपिंडी के दंगों की ओर चला गया। अपनी आत्मकथा के अतीत के पन्नों से भीष्म साहनी जी ये कहते हैं।
मैं बहुत फटाफट लास्ट में आपको कराई, उसका एक कारण भी था। मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर वो मतलब कि जिज्ञासा जगे कि हम पूरे उपन्यास में, अगर मैं वाचन कराऊँगी तो आप पूरा वा वाचन में पूरे साथ रहेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही कम चीज़ें मिली होंगी क्योंकि समझ में नहीं आएगा। बल्कि एक बार पूरा उपन्यास कराने के बाद जब लास्ट में कराएँगे, आप पूरा सुन लोगे ना, तो जो आपकी समझ होगी बिल्कुल अलग लेवल का होगा। मैं चाहती हूँ कि आप इसको पढ़ने के बाद ही समान परिचय बस सुन लो। इसके बाद एक-एक वाचन को बहुत अच्छे से समझना, खुद चीज़ों को लिंक करना, जोड़ना, उसकी गहराइयों में उतरना। इसके बाद आपकी जो दृष्टि तमस उपन्यास को लेके होगी बिल्कुल अलग होगी। ठीक है? फिर हम तैयार हैं, तो आप पीछे क्यों हटेंगे इसके लिए? बस आप लोगों का समर्थन इतना ही चाहिए कि आप लोग सहयोग के रूप में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी चीज़ें औपचारिकता बस वो करते रहिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे उपन्यास करा रहे हैं। एक-एक उपन्यास 500, 400 पेज और उतने ही पैसे की है। सबके पास अफोर्डेबल वो चीज़ें नहीं, ना वो राशि जुटा सकते हैं, ना वो पैसे होते हैं। वो पढ़ नहीं पाते। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ों को आप नहीं पढ़ पाते हैं। फिर आप एग्ज़ाम में पीछे भी रह जाते हो। एग्ज़ाम का डिमांड काफ़ी कुछ हद तक चेंज हो चुका है। तो आप लोग जुड़िए, और कोई स्टूडेंट मुझसे जुड़ के पढ़ना चाहता है लाइव क्लास, मतलब कि ऑफ़लाइन ऐसे करके, तो ये है नंबर, आप नोट कर लीजिएगा। और क्योंकि आप मेरी पढ़ाने की शैली से बहुत कुछ परिचित हो गए होंगे, अगर परिचित हैं, तो अगर आप समय दे पाइएगा तो ज़रूर क्लास से जुड़िएगा, अन्यथा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिनको ज़रूरत होगी वो जुड़िएगा। बहुत सारे होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, तो हम आपको नेट की यात्रा तो तय करा ही सकते हैं। बाकी जितना हो पाएगा, यहाँ पे यूट्यूब पे आपके लिए बहुत ज़्यादा वैसे ही किया जा रहा है, पूरी आत्मीयता के साथ किया जा रहा है, कुछ छिपाया नहीं जा रहा है, ठीक है? तो ये उपन्यास का सामान्य परिचय है। हमने देखिए आपको प्रमुख पंक्तियाँ भी नहीं कराई, क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी नहीं समझ में नहीं आएगा ये। सामान्य परिचय देने का उद्देश्य बस इतना ही था, थोड़ा-सा विषय वस्तु में उतर सके, है ना? लेकिन पूरा उपन्यास बिना पढ़े आप पूरे आपको ये रटा देंगे तो यही बात हुई ना, ये तो सब रटा रहे हैं। आप आधे घंटे में किसी का उपन्यास सुन लेते हो, आप खुद जस्टिस कर पा रहे हो। आधे घंटे में ये 500 पेज का उपन्यास पढ़ा जाता है। बहुत सारे चैनल करा रहे हैं, आधे घंटे में आपका उपन्यास खत्म हो जाएगा। हमसे नहीं हो पाएगा, हम 10 से 12 घंटा आपको टाइम देंगे। आपके पास समय है तो आप समय निकालिए, नहीं तो अकेले ही सही। ठीक है? तो ये हम आपको नहीं करा रहे उद्धरण, क्यों? क्योंकि उद्धरण में जो जीवंतता है वो आप नहीं समझोगे। ये आप लास्ट में जब कराएँगे, जब बताएँगे, अगर आप पूरा सुन चुके होंगे तब कहोगे हाँ मैम मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़ें। तो छल तो नहीं कर सकते हम आपके साथ, ठीक है? जिस तरीके से पेपर का पैटर्न है उसमें हम छल नहीं कर सकते। एक विद्यार्थी जीवन में रहते हुए जो चीज़ों को देख रहे हैं, वो चीज़ें हैं नहीं रियलिटी में, तो हम आपके साथ छल नहीं करेंगे। 10 से 12, 15 घंटा जितना डिमांड है, उपन्यास का उतना समय दिया जाएगा इसको। पूरे इज़्ज़त के साथ पढ़िए। आत्मसात करिए, उन बिंदुओं को समझिए, और सबसे बड़ी बात है इसको आत्मसात करिए। बहुत ही गहराइयों से जुड़ के एक लेखक इन भावों विचारों को सबके सामने रखता है, तो आप उतने ही गहराई से इससे जुड़िए। तो आज के लिए हम यहाँ पे उपन्यास को एंड करते हैं, है ना? बाकी ये जो है लगातार चैनल पे बहुत सारे उपन्यास कराए जा रहे हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मिलते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते रहा करिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे अंदर एक जोश पैदा करती है कि हमें कराना है। कुछ तो हमारे विद्यार्थी हैं जो हमसे सच में दिल से कनेक्ट हैं। ये उनके लिए कराना, चाहे वो 10 ही हों, 20 हों, पर वो हमसे रेगुलर जुड़े हैं, मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हमें उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। ठीक है, तो हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं, ये हमारा पहला वीडियो है और इतनी ही आत्मीयता से आपको आगे की वीडियो का इंतज़ार करना है, आपको ये लिखना है, ताकि हम उम्मीद से आगे की वीडियो के लिए और सक्रियता से आपके लिए काम कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।